नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और लोकसभा 2024 के नतीजों के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा सियासी रूप से इंतजार है तो वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों का इंतजार है। उसके लिए तो आपको 8 अक्टूबर तक वेट करना होगा। लेकिन एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं ये जानने के लिए आप बने रहिए आज तक पर लगातार, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है और हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं, किसकी बनेगी हरियाणा जम्मू कश्मीर में सरकार। अगर आपको ये जानना है नतीजों के पहले एग्जिट पोल का परिणाम तो बने रहिए आज तक के साथ। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है और सबसे पहले हम शुरुआत ही कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से डल लेक के किनारे लगता है पहुंच गए हैं आज हम लोग स्टूडियो में, क्योंकि जम्मू कश्मीर से निकलते नतीजे ये तय करेंगे कि अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जनता की क्या राय है। अगर 10 साल बाद वहां पर हुए हैं चुनाव और भारी तादाद में जनता ने वोट डाला है तो वो किसकी चाहते हैं सरकार। वहीं जम्मू इलाके में क्या कहना है उनका, कश्मीर के रीजन में क्या कहना है, अलग अलग आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा में क्या कांग्रेस कर पाएगी 10 साल के बाद वापसी, या फिर बीजेपी की बनेगी तीसरी बार सरकार, ये सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। और हरियाणा का तो मुकाबला इस तरह का है कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि बिना खर्ची पर्ची हम नौकरियां दे रहे हैं और इस पर वोट डालने में, अब देखिए मुझे लगता है 4 या 5 2 मिनट बचे हुए हैं, जिसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा हरियाणा में। हम आपको आंकड़े बताएंगे वोटिंग परसेंटेज क्या है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी कई बार बहुत इशारे करता है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं हरियाणा में मतदान के कुछ मिनट बाकी हैं और 4-5 बजे तक का अगर आप देखिए 5 बजे तक हरियाणा में 61% वोटिंग हुई है, 61% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है, हरियाणा सबसे ज्यादा यमुनानगर में, आप सोचिए कि लगभग 68% वोटिंग हुई है, 67.93 यमुनानगर में। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो तो वो मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी हो सकती है या फिर नहीं। अभी इंतजार तो करना ही होगा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें से कुछ मुझे बहुत गौर से देख भी रहे हैं जब भी मैं ये बात कह रही हूं। लेकिन अभी देखिए, ये बताते हुए हम दर्शकों के सामने जा रहे हैं कि अभी सिर्फ अटकलें हैं। 67.93% अगर यमुनानगर में हुआ है, क्लोज टू 68%। आप सोचिए कि इसके क्या मायने हैं। 5 बजे तक 61% और 1 घंटे का आंकड़ा आना भी बाकी है, क्योंकि शाम के पहर में आखिरी 1 घंटे में ज्यादा तादाद में लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं, तो ये नंबर काफी बढ़ सकता है। 61% 5 बजे तक का है। कुछ ही मिनट अब बाकी हैं और उसके बाद हम आपको जम्मू कश्मीर के भी नंबर्स दिखाएंगे, जिससे आप लेकिन अपने स्क्रीन पर नजर रखिएगा, क्योंकि सबसे ऊपर आपके सामने हरियाणा के नंबर्स आएंगे, नीचे में जम्मू कश्मीर के, और जम्मू क्षेत्र कश्मीर क्षेत्र दोनों के अलग अलग नंबर्स हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें ठाणे की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अगर बट गए तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश बटे, समाज को बांटो और सत्ता पर काबिज हो। ये कांग्रेस की सोच है। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सावरकर के अपमान पर वो चुप रहते हैं। आपको याद होगा वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा महाराष्ट्र में इस वक्त छाया हुआ है। कांग्रेस का मकसद बांटो, सत्ता में रहो। यह हमला प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र में किया है, जिस दिन वोटिंग हरियाणा में हो रही है। कांग्रेस का मकसद है बांटो और सत्ता में रहो। आइए आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है बटे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे और वो खुशियां मनाएंगे। कांग्रेस की ये नीति है, बांटो और राज करो। यानी आज जिस दिन हरियाणा में वोटिंग हो रही थी, महाराष्ट्र से एक सुर तो प्रधानमंत्री ने सियासी छेड़ ही दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों जगहों के आज हम आपको एग्जिट पोल के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं ये बताएंगे। लेकिन वोटिंग खत्म होने वाली है, हो चुकी है। सबसे पहले रोहतक चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास आते हुए, देखिए पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, 5 बजे तक आज 61% लोगों ने वोटिंग की है। अशोक, पिछली बार 2017 के चुनाव में जब वोटिंग हुई थी तो 67.9% वोटिंग थी, 67.9। आखिरी के 1 घंटे में अगर हम मान भी ले कि 7-8% है, तो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से ज्यादा बहुत बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या संकेत मिल रहे हैं अब जबकि वोटिंग खत्म हो गई है? क्या दिखा आपको? देखिए, अभी अंजना जो 6 बजे तक का टाइम था, लेकिन अभी भी लोग कुछ लाइनों में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए, और जितने लाइनों में लगे उनका वोट डालना है। तो कई बार क्या होता है, वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद भी लोग जितने भी पोलिंग स्टेशन में आ चुके हैं, पोलिंग बूथ में आ चुके हैं, उनका वोट डालेंगे। लेकिन जहां तक बात है वोटिंग की, जो प्रतिशत है वो कई बार ज्यादा होता है। उसके कई एक समय में माने जाते थे कि वो एंटी स्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट होता है, मौजूदा सरकार के खिलाफ होता है, या कम होता है तो अलग मायने होते थे। लेकिन अब पिछले काफी समय से अगर देखा जा रहा है कि इसके कोई मायने नहीं निकलते हैं, कि ज्यादा डला तो हो सकता है सरकार के फेवर में भी चला जाता है, सरकार के खिलाफ भी चला जाता है। तो इसका कोई ज्यादा मापदंड नहीं माना जा सकता, कोई कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि उत्साह जरूर दिखाई दे रहा था। सुबह सुबह हरियाणा के कई इलाकों में मैं गया, रोहतक के इंटीरियर में भी गया और आज सोनीपत के इलाकों में भी गया, तो लोग सुबह सुबह निकल रहे थे। लेकिन अगर अभी तक के परसेंटेज को माना जाए अंजना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि वोट प्रतिशत ज्यादा होगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से जब मेरी बात हो रही थी तो हुड्डा ये मान रहे थे कि जिस ढंग से चुनाव की पोलिंग हो रही है, जो पोलिंग आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे वो हमारे फेवर में जा रहा है। हालांकि ये अपने अपने दावे हैं, बीजेपी भी इसको अपने पक्ष में मान रही है। दोनों को ये लगता है कि जो पोलिंग प्रतिशत आ रहा है, जो पैटर्न है पोलिंग का, वो दोनों अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में मान रहे हैं। लेकिन जनता को देखना होगा, अलग अलग मुद्दे उठाए। 10 सालों के काम को लेकर कांग्रेस गई कि 10 सालों में कुछ नहीं किया। उधर खट्टर सरकार या सैनी सरकार, दोनों जो मुख्यमंत्री थे, दोनों को टेन्योर को बीजेपी अपनी अचीवमेंट मान रही थी कि हुड्डा सरकार के 10 साल थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अलग अलग मुद्दे आए, चाहे वो पहलवान का मुद्दा था, चाहे वो किसान का मुद्दा था, या जवानों का मुद्दा था, कांग्रेस उसको लेकर आगे बढ़ रही थी। लैंड ऑर्डर, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस ने उठाए। जबकि बीजेपी कह रही थी बेरोजगारी नहीं, हमने पर्ची और बिना पर्ची और बिना खर्ची के हमने रोजगार दिया, लोगों को ईमानदारी से रोजगार मिला। तो अपने अपने चुनाव के मुद्दे लेके गए। लेकिन पोलिंग की अगर बात की जाए, उससे कोई ज्यादा कैलकुलेशन मुझको नहीं लगता कि उससे कोई एक पैटर्न या एक इंडिकेशन होगा। लेकिन चुनाव नतीजे 8 को आएंगे अंजना, अभी एग्जिट पोल से पता चल जाएगा। लेकिन अपने अपने दावे पार्टियों ने जरूर किए हैं कि हमारी फेवर में ये पोलिंग पैटर्न जा रहा है। बिल्कुल। असीम बस्सी हमारे साथ इस वक्त सिरसा से जुड़ गए हैं, और सिरसा में बहुत दिलचस्प रहा क्योंकि एकमात्र सीट जो बीजेपी नहीं लड़ रही थी, गोपाल कांडा के पक्ष में एक तरह से उन्होंने वहां की सीट छोड़ दी, और वहां पर गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है। वहां की भी बात और बात पूरे हरियाणा की, आपको क्या दिखा? वोटिंग खत्म हो गई है, मतलब जो कतार में है वो तो खैर वोट डाल के ही निकलेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हम पहले सिरसा की बात कर लेते हैं। आपने सही कहा कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था, जो गोपाल कांडा, उनके हक में, और आईएनएलडी और बीएसपी भी उनको ही समर्थन दे रहे हैं। सो सपोर्ट सिस्टम उनका स्ट्रांग है। जीतते हैं कि नहीं है ये तो लोग तय करेंगे। और गोकुल सेतिया कांग्रेस से पिछली बार ये हार गए थे 600, लगभग 600 कुछ वोटों से। इस बार उनको उम्मीद है कि लाइन क्रॉस कर लेंगे। और सिरसा में अब देखें, अभी तक 65% पोलिंग हो गई है, और सुबह इतना डल था और इतना स्लो था कि लगा नहीं था पिकअप करेगा। लेकिन जैसे ही 12 बजे उसके बाद लगातार जो है सिरसा में लोग बाहर आए और उन्होंने एक्सरसाइज किया अपना डेमोक्रेटिक राइट। डेफिनेटली इंडिकेटर नहीं है कि किस तरफ लोग वोट करेंगे, लेकिन हैवी वोट परसेंटेज है, पिछली बार के नंबर्स को मैच करे, शायद क्रॉस भी कर जाए। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि लोग अवेयर हैं, अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर अवेयर हैं और अपने डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। वोट चाहे किसको कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन पूरे हरियाणा में यही सिनेरियो है कि अच्छी वोटिंग परसेंटेज जो है वो हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जम्मू कश्मीर की बात जल्दी से कर लेते हैं। उससे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनका परिचय यहाँ पर मौजूद पैनल से भी करा देते हैं, क्योंकि हम तो इस वक्त, सुनील जी, मुझे जो पता चला है आप जम्मू से मौजूद हैं,
लेकिन हम लोग श्रीनगर पहुंच गए हैं स्टूडियो बैठे बैठे। हमारे साथ 4 खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के, जो कि नंबर्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो एग्जिट पोल के आंकड़े जो हम दिखाएंगे उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि उनका भी ग्राउंड सर्वे हुआ होगा। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट के तौर पर, पूर्व राजनेता के तौर पर भी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। और संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और इनकी इजाजत से संघ समर्थक के तौर पर, इजाजत है ना मिस्टर रागी? बोलना है, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। और कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के नंबर्स, आप इनको कांग्रेस, मैंने कहा ना पूर्व आम आदमी पार्टी, पूर्व आपियन है वो, अभी पूर्व कांग्रेस आपियन है, हमने समर्थक कह बोल दिया उनको। चलिए जल्दी से दिखा देते हैं, यही शिकायत रहती है आपको, इनको नहीं बोला, उसको क्यों बोला, मुझे क्यों बोला। जम्मू कश्मीर के नंबर्स बता दें आपको। सबसे पहले बता देते हैं कि पहले चरण में 61.38 लगभग, आप समझ लीजिए कि 61% वहां वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में थोड़ा सा कम हुआ था, जब 57.13%, 3% हुआ था। लेकिन फिर थर्ड फेज में जबरदस्त पोलिंग हुई थी, लगभग आप उसे 70% मान सकते हैं, 69.69%, 70% के आसपास वोटिंग हुई थी। और कई सारे ऐसे इलाके थे जिसमें रिकॉर्ड वोटिंग वहां पर देखी गई थी। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये भी याद रखिए। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन क्या संकेत वहां से मिलते हैं उस पर चर्चा करने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, जम्मू के इलाके में बीजेपी दम भर रही है कि वो जो उनका 10 साल पहले वाले चुनाव में जो परफॉर्मेंस था उससे भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस इस बार आश्वस्त है कि वो जम्मू में भी इस बार अच्छा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कश्मीर के पूरे इलाके में ये मान रही है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ओवरऑल पिक्चर आपको क्या मिल रहा है? और अगर हम देखें तो रैना साहब के लिए ये एक बड़ा मौका है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, जो उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला है। क्या इस बार वो चूकेंगे या कुछ किरण दिखती है उम्मीद? नमस्कार अंजना, अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो इस बार जम्मू संभाग ही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो वो आशावान है कि कश्मीर घाटी में उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन बहुमत के आंकड़े को शायद वो नहीं छू पाएंगे अकेले, इसीलिए उन्होंने प्री पोल गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की अगर हम बात करें तो इस गठबंधन का पूरा जो दारोमदार है वो जम्मू संभाग पर है कि कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन करती है यहां जम्मू संभाग में। जहां बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया। उनके जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही में जो बीजेपी के बड़े नेता है शिवराज सिंह चौहान है, कई बड़े नेता यहाँ आए, नितिन गडकरी आए और उन्होंने अपना यहाँ दमखम दिखाया और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस आस में है कि वो यहां पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। और अंजना, यहां पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना कार्यालय पहुंचे हैं बीजेपी के। रविंदर रैना जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है? जम्मू के पास ही क्या सत्ता की चाबी रहेगी और क्या बीजेपी को पूरा विश्वास है कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, जो कि आपका लक्ष्य है इन चुनाव में? मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सपोर्ट किया होगा और जम्मू कश्मीर में भी अब की बार बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में अब की बार मोदी जी की सरकार। कैसे होगी वो सरकार? क्योंकि देखिए 43 सीटें जम्मू संभाग में, आपको भी पता है कि आपको सभी सीटें नहीं आने वाली हैं। पिछली बार जो आपका परफॉर्मेंस रहा, और अगर हम खासतौर पर लोकसभा चुनाव की बात करें, जो अभी लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए, उसमें आप 29 विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर रहे थे। अगर फर्ज कर लीजिए कि आप उतने ही सीटों पर दोबारा लीड करते हैं तो आप तो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। तो ये बाकी नंबर्स कहां से आएंगे? क्या इंजीनियर रशीद के साथ जो पर्दे के पीछे कोई सांठगांठ चल रही है? कोई पर्दे के पीछे कुछ नहीं है। अभी हम आज तक न्यूज चैनल के ऊपर जो एग्जिट पोल आने वाले हैं, मैं एक बार पहले तो हम वो देखेंगे और उसके बाद 8 आप नंबर जरूर का इंतजार करिए। लेकिन रविंद्र रैना जी, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और बाकी नेताओं की रैलियों में आप स्वयं एक मुश्किल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लौटूंगी सुनील जी भट्ट आपके साथ कुछ देर में। राणा साहब खुद भी आज तक पर लाइव होंगे हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 6:30 के आसपास हम नंबर्स दिखाने शुरू कर देंगे।
हम कश्मीर रीजन से, फिर जम्मू रीजन और फिर जम्मू कश्मीर के नंबर्स आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हम बट गए तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है ऐसे दिन पर महाराष्ट्र में जब हरियाणा में वोटिंग हो रही थी। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख उवैस साहब जो कि प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। तौसीफ शाह साहब प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंधु जो कि प्रवक्ता हैं जेजेपी के, याद रखिए क्योंकि हरियाणा की भी बात होनी है, दुष्यंत चौटाला साहब की पार्टी है, इनका इस बार गठबंधन आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी से हुआ है। प्रोफेसर संजय कुमार यहाँ पर मौजूद हैं ही, विनोद अग्निहोत्री जी, संगीत रागी जी और आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आज ऐसा दिन जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही थी, हरियाणा में उन्होंने कहा है हमें बांटने वाले जश्न मनाएंगे अगर हम बट गए। कई लोग कहेंगे कि क्या एक बार फिर से पोलराइजेशन करने की कोशिश है? क्या ये वाकई पोलराइजेशन करने की कोशिश है वोटिंग वाले दिन? अंजना जी, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम सबको अब चुनावी परिणाम का इंतजार है और हमें ये विश्वास है दोनों जगह पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो और चाहे हरियाणा प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और ये ऐतिहासिक होगी। हरियाणा में तो हम हैट्रिक लगाएंगे। और हरियाणा में आज जो है एक खबर आ रही थी बहुत ही दुखद कि मंच से जब वहां पे हुडा, दीपेंद्र हुडा मौजूद हैं, एक महिला नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके साथ एक और कांग्रेस का नेता किस तरह का व्यवहार करता है, छेड़छाड़ करता है और वो देखते रहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इसीलिए मैं कहूंगा दोनों जगह पे हमारी जीत होगी। दूसरी बात, आपने कहा क्या पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। अंजना जी, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है कश्मीर के संदर्भ में? आज कांग्रेस का प्रवक्ता आपकी डिबेट में क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। हम पिछले 1.5 महीने से बार बार पूछ रहे हैं। भारत की जीत तो हो चुकी है जब करीब 63%, 64% मतदाताओं ने वोट डाला है और दिखा दिया है भारत का लोकतंत्र केवल जीवित नहीं है, भारत का लोकतंत्र मजबूती से जीवित है। आज कांग्रेस का प्रवक्ता इसलिए भाग गया क्योंकि ये पूछा जाएगा अनुच्छेद 370 संशोधित करके ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब हम पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से आपका स्टैंड क्या है, वो स्टैंड बताने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है, जनता बाहर निकली है, पत्थरबाजी खत्म हो गई, वहां पे टूरिस्ट जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी तो हाथ में संविधान पकड़ते हैं ना, तो राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि ये पिछड़े समाज से जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनको वोट का अधिकार कश्मीर में किसने दिलाया? नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। और यही पोलराइजेशन है, यही तुष्टीकरण है कांग्रेस पार्टी का कि जब पिछड़ी जाति को अधिकार मिलता है तो इनको दर्द होता है। तीसरी बड़ी बात है, हाँ। बताइए, आप शर्मसार नहीं होंगे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, घटक दल है कांग्रेस पार्टी का, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन आतंकियों को जेल के पीछे डाला है, वहां पे मैनिफेस्टो में कहा जाता है इन आतंकियों को, उपद्रवियों को, पत्थरबाजों को जेल से बाहर निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी उनका साथी है, इसलिए उनका समर्थन भी है। तो मैं समझता हूं जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि कश्मीर की जनता और हरियाणा की जनता संविधान के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है, सौहार्द के साथ खड़ी है। और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करता है तो वो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको रिजेक्ट किया। ठीक है, हरियाणा में कांग्रेस की जिसका जिक्र वो कर रहे थे, दरअसल आपको बता दें गौरव भाटिया जी, चूंकि एग्जिट पोल के नंबर्स हम 6 से 9 में दिखाने वाले हैं, तो एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होना चाहती है, ये उन्होंने कहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पर उन्होंने आने से मना किया है। बहरहाल ये उनकी राय है, ये उनकी सोच है। अंजना जी, मैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। आपकी एक बात, मैं उसका सम्मान करता हूं, वो राजनीतिक दल है, वो आए सम्मिलित हो या नहीं, लेकिन आपकी डिबेट पे पिछले 1.5 महीने से सभी प्रवक्ता हम लोग अनुच्छेद 370 बहाल करने के पक्ष में है या विरोध में है, ये सवाल पूछते रहे। एक प्रवक्ता उनका नहीं आया जिसने स्पष्टता से इस पे उत्तर दिया हो। ये खुद में लेकिन जिस घटना का आप और वो संविधान विरोधी।
जिस घटना की आप चर्चा कर रहे थे वो दर्शकों को बता दें, नायब सिंह सैनी ने उस पर हमला भी किया है, दर्शकों को सुनाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की दरअसल एक रैली में एक महिला नेता के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। हरियाणा के नारनौंद में कांग्रेस की एक रैली में महिला नेता के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई और मंच पर रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उस वक्त मौजूद थे। घटना 3 अक्टूबर की बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेर दिया। ये जल्दी से आपको सुना देते हैं, नायब सिंह सैनी ने इस पर हमला किया है। देखिए, कांग्रेस के कल्चर के अंदर है, कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये किसी का सम्मान ही नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये दलित समाज का सम्मान नहीं करते, बीसी समाज का सम्मान नहीं करते, ये युवाओं का सम्मान नहीं करते, ये गरीब व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। इनके तो डीएनए के अंदर है ये तो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का स्टेज के ऊपर जिसपे दीपेंद्र हुड्डा जैसा वरिष्ठ नेता हो और वो वरिष्ठ नेता एक महिला के साथ छेड़छाड़ वो करता हो। अगर एप्लीकेशन कोई देगा जरूर कार्रवाई करवाएंगे, कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। ये थोड़ी है कि महिलाओं के सम्मान को किसी को हम कम होने देंगे। हम कहा है कि हमने बहनों के सम्मान के अंदर कोई समझौता नहीं है हमारे साथ। इसी घटना की चर्चा वो कर रहे थे और उसी पर आपने देखा किस तरह से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है इस मुद्दे पर। लेकिन चूंकि हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी का कोई है नहीं जो इस पर अपनी बात कहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जम्मू कश्मीर पर ही चर्चा हो रही थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेख उवैस साहब हमारे साथ हैं। शेख उवैस जी, अब 12 मिनट सिर्फ बचे हैं, जिसके बाद हमारे एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं वो नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये माना जा रहा है कि कश्मीर के इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा कर सकती है, लेकिन क्या जम्मू का इलाका अभी भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? और अनुच्छेद 370 को लेकर, 35A को लेकर, क्या आपने ये पूरा चुनाव लोगों की आंखों में धूल झोंक कर नहीं लड़ा? क्योंकि आपको भी पता है कि 370 और 35 से राज्य सरकार तो हटा नहीं सकती है। जी बोले। नहीं, मैं तो पहले आपका शुक्रिया करता हूं कि कि आपने मुझे शो पे बुलाया, अपने इस पे जो हमारा ये जो एग्जिट पोल अभी हो रहा है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि 370 को लेके हमने लोगों के आंखों में धूल जली, वैसे कोई बात है नहीं। हमें इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तीन बार डिसीजन दिया, 3 बेंच ने, कि ये एक परमानेंट स्टेटस दिया था 370 और 35A को लेके। हाँ। तो अभी जब ये एक बार नहीं हुआ है अंजना जी, ये 3 बार हुआ है। तो अभी ये 5 बेंच ने इस पे ये लगा दिया कि अब जी ये स्टेटस हट रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे पूरा यकीन है, आने वाले टाइम में हम दरवाजे वापस से खटखटाएंगे, हम प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे, कोई गुंडागी नहीं करेंगे। जिस तरह 370-35A को हटाने में जो गुंडेगी नहीं, पहले मुझे अब कंप्लीट लेट मी फिनिश इट। कि देश को अगर बोलना है तो खुल के बात कीजिए, फिर डोंट बी बायस, जस्ट उनकी बात रखिए, हमारी भी बात सुनी जाए, तो इसमें मजा आएगा। आपसे सवाल ही किया है भाई साहब, बोलिए पूरी कर लीजिए। 370 और 35A आपको भी पता है कि वो किस अनकॉन्स्टिट्यूशन के तरीके में यहां से हमसे छीना गया। 1 साल पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमें, कौन सी डेमोक्रेसी में हमें ये लिखा है कि अगर आपको कहीं पे कोई चेंज करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने हैं, उस स्टेट को जी आप एक जेल में कन्वर्ट करो, वहां के जो असेंबली है, वहां के जो लोगों की जो बात है वो ना रखा जाए। देखिए हम लोगों की आंखों में कोई धूल नहीं छोड़े है। आने वाला टाइम, हमें डेमोक्रेसी पे पूरा यकीन है। इन्होंने तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे मजाक बना के और जनाजा उठा दिया था इन्होंने डेमोक्रेसी का। जो 50 साल से मेहनत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस झंडे को, इस तिरंगे को हाथ में रखने के लिए रखी थी, इन्होंने तो पानी फेर दिया। आज जब हम यूथ में जाते हैं वो तो हंसते हैं, बोलते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे आप ही के एक्स सीएम्स, हमारे एक्स मिनिस्टर्स, हमारे वर्कर्स, जिनको घरों में बंद रख दिया था, जेलों में बंद रख दिया
किया था। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने 96 में, जब कोई तिरंगा उठाने के लिए तैयार नहीं था, जिस टाइम पे इलेक्शन के नाम पे यहाँ पे लोगों में डर था, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो आगे आके तिरंगा भी हाथ में था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किए। रही बात, आप यहाँ पे लोगों के आंखों में हमने कोई धूल नहीं डाली है। हमने बस 370 को लेके बात नहीं की है, हमने डेवलपमेंट को लेके बात की है। हमने जो हमारे मैनिफेस्टोज में है, जो महंगाई पूरे देश भर में बढ़ा दी गई, यहाँ पे जो इन्होंने प्रोमिसेस किए, खोखले प्रोमिसेस, वादे जो इन्होंने किए थे कि 370 के बाद 35 के बाद जी इधर बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होएगा, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आएंगे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आएगी। ग्राउंड रियलिटी जो है वो जीरो है। 2018 से लेकर 2024 ठीक है शेख जी देखिए, आपसे मैंने बीच में एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने कहा मुझे बोलने दीजिए, तो अब अनंत तरीके से तो आप नहीं बोलेंगे ना, छोटा छोटा बोलना पड़ेगा थोड़ा सा टीवी के हिसाब से, क्योंकि 7 लोग अभी कतार में हैं, आप समझिए उसकी कीमत। लेकिन शेख जी जल्दी से एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, खाली ये क्लियर कर दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी से आप लोगों को कमिटमेंट है 370 हटाने पर? क्योंकि कांग्रेस से ये प्रश्न पूछने पर वो नाराज हो जाते हैं। क्या आपको कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी से कि वो आपका साथ देंगे? क्योंकि आपकी मिलके ही सरकार बनेगी ना, एक साथ आपने चुनाव लड़ा है, अगर बनती है तो क्या कांग्रेस ने कमिट किया है कि वो आपको साथ देंगे 370 हटाने पे 30A में? 2 लाइन में छोटा सा जवाब दीजिएगा शेख जी। देखिए 370 की जहां बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कमिटमेंट दिया है इस चीज को लेके, देखिए हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट एज नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हमको देश को बचाना था, हमको देश की डेमोक्रेसी को बचाना था। हमने ये स्टेप जो आगे लिया जो कांग्रेस के टुवर्ड्स, वो 370 को लेके नहीं, वो देश में डेमोक्रेसी बच जाए। डेमोक्रेसी जो देश में जो हालात इन्होंने क्रिएट किए, चाहे महंगाई हो, चाहे इनके वादे 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, जो इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया, हमने ये एक लार्जर एस्पेक्ट को लेकर थोड़ा सा अगली बार का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब आप रिपीट कर रहे हैं शेख जी। जाहिर तौर पर आपके पास भी इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं देती है, लेकिन राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को फिर से मिले, ये सबकी मांग है और ये ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। रुक जाइए और भी लोग हैं सर। हाँ ठीक है जी आपकी बात समझ गए हम लोग। अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं जिनसे जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। तौसीफ शाह जी, आपको क्या लग रहा है इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले ड्यू रेस्पेक्ट मिस्टर गौरव भाटिया जी को जवाब देना चाहता हूँ। जैसे गौरव भाटिया जी ने बताया अभी, ये 370 धारा जो हटी थी वो गैर कानूनी तौर थी और वो गलती से दी गई थी। तो ये शायद बोल रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके फाउंडर हैं, वो भी तब उसमें वहां बैठे हुए थे पार्लियामेंट में जब वो दिया गया हमको 370 1953 में। और दूसरा ये इनका कहना कि यहाँ पर इन्होंने बदलाव लाया है, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ज्यादा बेहतर काम किए हैं। काउंटर क्वेश्चन है सर, आप ही से क्वेश्चन है, आप उनकी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन देखिए अपनी पार्टी पर आइए, क्योंकि अब तो वोटिंग खत्म हो गई है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपको आज तक खामियाजा इस बात का भुगतना पड़ रहा है कि आपने एक वक्त पर बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाई थी? क्या ये आज तक आपके लिए भारी नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक फायदा होता हुआ सीधा दिखाई देता है? क्या वो आज तक बावजूद इसके कि महबूबा मुफ्ती ने एंटी बीजेपी एंटी मोदी स्टैंड लिया, खुल के लिया, लेकिन वो 2014 का फैसला आज तक भारी पड़ रहा है? छोटा सा जवाब। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2000 का जो 14 का फैसला था वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है हम पर, मगर वो हमारे लोग समझ नहीं पाए कि वो फैसला हमने 370 को बचाने के लिए हटा था। वो जो फैसला हमने लिया था वो सिर्फ हमारे जो 6ठे नंबर पर जो हमारा इनके साथ जो MOU साइन हुआ था उस पर यह था कि जब तक सरकार में रहेंगे, मिली जुली सरकार रहेगी, तो तब तक 370 के साथ बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। और इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, जब तक हमारे साथ सरकार में थे तब तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया। हाँ, बेशक सही बात है कि उसका खमियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है, मगर उसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ले रही है। अगर हमसे गलती नहीं होती तो ये फायदा कैसे लेते नेशनल कॉन्फ्रेंस? नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमने ये देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी गलतियां की हैं। जैसे 96 में है जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो इन्होंने लड़ा था ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम पर, और तब इनके पास सख्त विधायक थे, यानी 2/3 मेजोरिटी थी इनके पास, अप्रोक्सीमेटली 65 थे इनके पास।
तो वो मेरे ख्याल से अपना 2/3 से ज्यादा जाती थी। जबकि ठीक है। वो जो रिपोर्ट बनी थी, जो ग्रेटर ऑटोनॉमी रिपोर्ट बनी थी, वो इनको टेबल करनी थी असेंबली में, और इन्होंने उठा के अब लोगों की सिर्फ आंखों 4 में मिनट धूल झोंक बचे हैं। कर ठीक उसे है, बाहर ठीक है भेज सर, दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, जनता को फैसला करना है। अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, जिसके बाद हम जम्मू इलाके में वोटिंग परसेंटेज के नंबर्स बताने शुरू करेंगे कि हमारा एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर एक एक राय यहां से ले लेती हूँ। जेजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, हरियाणा की भी बारी आने वाली है। लेकिन आशुतोष जी, अब ये साफ दिख रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जब हम लोग भी ग्राउंड पर गए, कई जगहों पर एक फायदा होता हुआ दिख रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंस को लेकर जो प्रॉब्लम था, अच्छा कुछ मुझे बताया जा रहा है ग्राफिक्स की यहाँ पर दिक्कत है, मैं लौट कर आपके पास आती हूँ। कुल मिलाकर गौरव भाटिया जी, अब आप सबकी बातों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन अब सबसे मेरी गुजारिश है, छोटा छोटा बोलिए, बहुत सारे गेस्ट हैं आज और नंबर्स भी मुझे बताने हैं। 30 सेकेंड्स में गौरव जी, 30 सेकेंड खत्म होते ही मैं टोकूंगी, प्लीज रुक जाइएगा। नहीं, मैं 25 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहली बात तो अनुच्छेद 370 होता है, धारा 370 नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, महबूबा मुफ्ती नासिरुल्लाह मारा गया तो उनको दर्द हुआ, उन्होंने कहा वो शहीद था। लेकिन राइफलमैन औरंगजेब जब मारा जाता है, उसकी शहादत पे महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोलती हैं। तीसरी बात, ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 अगर हटाया गया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और मैं पुनः कहूंगा, तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता रहेगा। आप अपनी पार्टी के जनाजे की चिंता करिए, जिसको कांधा देने के लिए कोई नहीं है। 25 सेकंड, थैंक यू। चलिए, मतलब आज तो आपने एकदम जिसको कहते हैं इतना अच्छा सरप्राइज मुझे दिया है गौरव जी। अगर सारे प्रवक्ता ऐसा करने लगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जल्दी से नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख ओवैस साहब, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ सेकंड्स में, अब हम मिनट में दिखाएंगे नंबर्स एग्जिट पोल के। आपको भी 30 सेकंड्स। नहीं, देखिए, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूं कि जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है वाजपेयी से, बीजेपी से, वहां पे ये अभी भी वो हिंदू मुस्लिम की सियासत में फंसा है। किसी ने किसी को शहीद कहा, किसी ने किसी को कुछ कहा। इनको बोलिए देश अब सब जान चुकी है। आप नंबर्स गिनवा दीजिए कि कितने जॉब्स, कितना एम्प्लॉयमेंट, कितनी महंगाई आपने देश भर में की। अब ये जो टूल है 370, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, अब ये देश में नहीं चलने वाला है। थैंक यू। ठीक है, वाह, आज रोज बस ऐसी बहस हो, प्रवक्ता खुद ही चुप हो जाए। तौसीफ शाह जी, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। तौसीफ शाह साहब, जल्दी से बताइए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से, मतलब प्रचार में नसरल्ला के मारे जाने पर, मतलब हिजबुल्लाह मिलिशिया, शिया मिलिशिया ग्रुप है, उसके चीफ के मारे जाने पर चुनाव प्रचार रोक दिया महबूबा जी ने। आप लोग मतलब एक क्लियर इंक्लिनेशन देते हैं, इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं कि हम कट्टरवादियों के साथ खड़े हैं। मतलब हिजबुल्लाह तो एक मिलिटेंट ग्रुप है साहब, लेबनान का। मैंने देखिए, ये बीजेपी का बिल्कुल ये एक वो स्टाइल रहा है कि मैंने इनसे सवाल 370 पर किया था, जहां मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लाया था। वो भी उस पार्लियामेंट में थे जब हमको मिला था, मगर इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। ये फिर डिवीजन पर आ गए। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उसका टेम्पररी, जैसे नहीं, वो तो खैर यूनाइटेड नेशंस पढ़िए। मैंने टेम्पररी चीजों को यूनाइटेड नेशंस में जाते हुए नहीं देखा है। पहला शब्द नहीं, इनको नहीं देखिए गौरव जी, मैंने टेम्पररी चीजों को, मैंने टेम्पररी चीजों को यूनाइटेड नेशंस में देखते हुए नहीं देखा है मैंने। संविधान में यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? टेम्पररी कोई चीज है? सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये भी नहीं पता है भारत का संविधान अगर 370 टेम्पररी था तो यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है यहाँ? बीजेपी यूनाइटेड नेशंस को यहाँ से निकालने का संविधान क्या कहेगा? क्या कर रहा, वही पूछा हूँ, क्या कर रहा है जम्मू कश्मीर में अगर टेम्पररी था 370? भारत का लोकतंत्र, पाकिस्तान मत चिल्लाइए, वो जवाब नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए, वो जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ जम्मू कश्मीर में आप केंद्र में सरकार में तौसीफ जी, स्टेटमेंट आप कैसे ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा आप भी रहे सर, आपने भी वो जो साइड वाला लेन होता, संविधान की इतनी समझ है? कर रहा हूँ,
आपने भी तौसीफ जी आपने भी बहुत चतुराई से पतली गली जिसको कहते हैं सड़क के किनारे वाले रोड से बाइलेन से आप निकल गए। ये तो ट्वीट था महबूबा जी का, कैंसिलिंग माय कैंपेन टुमारो इन सॉलिडारिटी विद द मार्टर्स ऑफ लेबनान एंड नसरल्ला गाजा, स्पेशली हसन नसरल्ला। Muslims, solidarity with Shia Muslims who stood for that. प्रॉब्लम इससे आपको दिखानी सॉलिडारिटी। हाँ बोलिए। ठीक है, आशुतोष जी भी बोलना चाह रहे हैं, उनका ऑडियो तो ले सकते हैं हम लोग। बोलिए आशुतोष जी। पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार ने अभी तक हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित किया है, आतंकवादी संगठन? क्या नसरल्लाह को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? क्या हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ठीक है, हाँ या नाम जवाब दे दे गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, आशुतोष जी अनऑफिशियल प्रवक्ता हो गए कांग्रेस पार्टी के। अरे हाँ ना में जवाब दीजिए यार, हम प्रवक्ता है नहीं प्रवक्ता इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे 3 सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, जवाब सुनिए। आप इनसे चुप कराइए। हाँ तो आप उनको प्रवक्ता मत कहिए किसी पार्टी का सर, ये गलत बात है। गौरव भाटिया के पास जवाब नहीं, इसमें पर्सनल अटैक करेंगे, इनकी आदत हो गई है। संविधान में चुप हो जाइए। चलिए, पहली बात, अनुच्छेद 370 में मैंने जवाब दिया। पहला शब्द टेम्पररी था, हटाने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी में नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी में थी, संशोधित किया। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह पे, हमास पे क्या स्टैंड है? विदेश नीति जो केंद्र की सरकार होती है उसका सब्जेक्ट मैटर है। आप जानती है क्या परिस्थितियां चल रही हैं? भारत, भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्टैंड बताइए ना, हाँ या ना में साफ करिए। वो फैसला ले रही है, बीच में ना बोले। अंजना जी बेतुका सवाल कैसे? बेतुका कैसे? आप पीडीपी के साथ गठबंधन करें तो आप बहुत अच्छे हैं। मतलब बोलिए ना, नसरल्लाह आतंकवादी था। आप जो सवाल कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री कहेंगे हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं नसरल्लाह आतंकवादी था, आतंकवादी था। बेतुका सवाल है, सवाल कैसे? इसलिए मैं वो जवाब दे रहे हैं ना रागी जी, आप क्या बीच में कूद गए? उनको जवाब गौरव भाटिया दे रहे हैं जवाब। एक बात बताइए, मैं अपना उत्तर नहीं दे सकता हूँ और ये बीच में टोकने लगेंगे, ये कितना उचित है? हाँ ना में जवाब दीजिए ना आप मुझे। अरे आप चुप रहिए, आप हाँ ना में जवाब देंगे। आप कांग्रेस के दलाल है कि नहीं है बताइए? क्या बात है? दलाल तो तुम हो। अरे मत कीजिए, बेहुदे इंसान दलाल तुम हो। मत कीजिए इसको प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गौरव जी, डू नॉट बोलने वाले कोई नहीं है। बट शब्द मत बोलिए। दलाली तुम जिंदगी भर करते रहो और अब तुम बीजेपी की दलाली कर रहे हो। बीच में टोकेंगे नहीं। गौरव भाटिया तुम दलाल हो, जिंदगी भर दलाली की तुमने। सुनना हो तो सुने, मैं बात दे रही हूँ कि इनकी किसी भी बात का उत्तर दूं। आपका सवाल होगा मैं उत्तर दूंगा। मैं बात दे रही हूँ कि इनकी बात का यहाँ उत्तर दूं। कांग्रेस का एजेंडा चलाएंगे वहाँ बैठ के। जवान संभाल के बात क्या करो गौरव भाटिया? मैंने बोल दिया। जवान संभाल के बात किया करो गौरव भाटिया। गौरव जी आप जिंदगी भर दलाली की तुमने। गौरव जी आप मुझसे बात कीजिए और बताओ तुम क्या क्या करते थे तुम? गौरव जी प्लीज मत, बंद कीजिए, उसको चुप कराइए। मैंने बोल दिया है। अब हिजबुल्लाह, हुती और हमास पर जवाब जी। हाँ बिल्कुल, मैं दे रहा हूं और अगर सवाल पूछते हैं तो उत्तर सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। पहली बात, विदेश नीति जो है केंद्र सरकार का विषय है, इस पे हर किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सब जानते हैं कि उस जोन में युद्ध चल रहा है और भारत मजबूत एक देश है, नरेंद्र मोदी जी हर वो फैसला लेंगे, हर वो कार्य करेंगे जो भारत के हित में होगा। अगर हम कोई बात कहते हैं उस पे ये कहना कि नसरुल्लाह के साथ खड़े हो जाओ क्योंकि इस्लाम धर्म दिखाई दे रहा है, और मैं कहता हूं औरंगजेब जो भारतीय नागरिक था, राइफलमैन, उसके साथ नहीं खड़े हो पाए ये दोनों क्योंकि इनको सूट नहीं करता था, तो इसलिए इनको आपत्ति होती है। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, हम सब जानते हैं हमास का और हिजबुल्लाह का क्या इतिहास रहा है, और उसके बाद अगर इन दरिंदों को ये यहाँ डिफेंड करते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति दिखाता है। चलिए ठीक है, अभी वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो भी अपशब्द बोले गए हैं, मैं मानती हूं कि देखिए सभ्य भाषा के साथ अगर आपकी दलील में दम है तो सभ्य भाषा के साथ भी उस बात को रखा जा सकता है। बचना चाहिए इससे, हर किसी को बचना चाहिए। ऐसा दिन ना आ जाए कि बच्चों को लोग टीवी दिखाने के पहले सोचे कि वो 10 गालियां तो नहीं सीख के निकलेंगे एक डिबेट से। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज अंडरस्टैंड, आप सब ऐसे हैं जिनका पब्लिक लाइफ में एक कद है। अब छोड़िए इसको, सीधा नंबर्स पे आते हैं क्योंकि हमारे दर्शक बहुत, मैंने उनको बोल दिया है दर्शकों
अपने टीवी चैनल मत बुलाइए। प्रवक्ता हम जो इस नहीं तय तरीके करते गलत हैं, भाषा का प्रवक्ता इस्तेमाल, पार्टी और तय अगर गलत करती है। भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो प्रवक्ता उसी भाषा में पार्टी जवाब तय दिया करती जाएगा। है। अब आइए आपको सीधे नंबर्स दिखाते हैं। सबसे पहले सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे में हम आपको दिखा रहे हैं सर्वे का तरीका। 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में ये सर्वे किया गया है। सैंपल साइज 20,013 है। लोकसभा क्षेत्र इसमें 5 कवर किए गए हैं और सभी के सभी जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों को हमने इस सर्वे में कवर किया है। तो आइए अब आपके सामने हम रखते हैं नंबर्स। हम शुरुआत करने वाले हैं वोटिंग परसेंटेज से कि कितने परसेंटेज वोट किसी एक पार्टी को मिला है। इसमें इस बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस किया है क्योंकि एनसी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतरी है। तो आइए हम दिखाते हैं क्या कह रहे हैं आज तक सी वोटर के ये सर्वे में। वोटिंग परसेंटेज में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एनसी, ये जो देखिए एनसी प्लस यानी एनसी और कांग्रेस को 36.4%। ये जम्मू इलाके का नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू में वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं 36% एनसी प्लस, 41% बीजेपी, पीडीपी को महज 4% 4% और अन्य को 18%। अन्य पर जरूर नजर रखिएगा क्योंकि अनेकों ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में उतरी थी। आपको याद होगा बारामूला की सीट से लोकसभा में इंजीनियर रशीद ने जिस तरह 2 लाख के मार्जिन से उन्हें हराया था। इस बार इंडिपेंडेंस और छोटी पार्टियों पर भी नजर रखना। तभी 18% वोट अन्य लोगों को जम्मू के इलाके में गए। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। नंबर आते हैं विनोद जी, संजय जी, मैं आ रही हूं आपके पास। इसके बाद अब हम आपको कश्मीर रीजन के वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं। यहां पर बाजी कैसे पलटती है। तो जम्मू क्षेत्र का आपने नोट कर लिया। यहां पर बीजेपी एकदम आगे है, 41% है। 36 के आसपास है एनसी प्लस। और उसके बाद कश्मीर के इलाके में मामला पूरी तरह से पलट जाता है। लेकिन आइए लिए चलते हैं आपको इस चिल्लम चिल्ली से एकदम दूर, शोर से दूर। सईद अंसारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सईद बैठे हुए हैं शिकारा पे। सईद बताइए। बहुत धन्यवाद अंजना। देखिए डल झील में है आपके पीछे हम और एक शानदार शिकारा में सवार हैं और यही कश्मीर की खूबसूरती है। और इस समय आप भले ही वहां पर स्टूडियो में गर्मी महसूस कर रही हैं, लेकिन कश्मीर की ठंडी वादियों में अब गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले देखिए यहां पर एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस 11 से 15 सीटें, बीजेपी 27 से 31। अभी हर पार्टी का हम यहां पर आपको आंकड़े दिखा दें, उसके बाद आपको एक अंदाजा जम्मू क्षेत्र में जो वोट परसेंटेज आपने बताया है उसका लगेगा। पीडीपी 0 से 2 सीटें, मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कुल 43 सीटों में बीजेपी बहुत बहुत आगे है। लेकिन ये 11 और 15 जो है ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि जब कश्मीर क्षेत्र की सीटों के आंकड़े आपके सामने आएंगे और वो जम्मू से मिलेंगे तो क्या एनसी और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्या यह आंकड़ा काफी आगे चला जाएगा। और अगर बीजेपी 31 तक मैक्सिमम जम्मू में जा रही है, जम्मू क्षेत्र में जा रही है, तो कश्मीर में मैक्सिमम बीजेपी का वो आंकड़ा क्या होगा। और एनसी अगर मैक्सिमम यहां 15 जम्मू क्षेत्र में जा रही है तो कश्मीर में अंदाजा लगाइए कि उसका मैक्सिमम आंकड़ा क्या होगा। ये बेहद बेहद दिलचस्प देखने वाली बात यहां पर ये होगी। एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपके साथ स्टूडियोज में अंजना। तो ये जम्मू क्षेत्र में 27 से 31 यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे आगे। लेकिन जम्मू क्षेत्र में 11 से 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस, ये महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। 27 से 31 सीटें देखिए जम्मू के इलाके में, जम्मू कश्मीर में 29 सीटों का अनुमान है। एग्जिट पोल में सी वोटर आज तक के एग्जिट पोल में जम्मू क्षेत्र में एनसी प्लस को 13 सीटों का अनुमान है। ये हम आपको एवरेज बता रहे हैं, 11 से 15 सीटें दिख रही हैं और बीजेपी को 27 से 31। तो हम आपको मीडियन जो उसका बीच का है वो दिखा रहे हैं, 29 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। ये अपने आप में एक संकेत है। अगर आप देखें तो पिछली बार इन नतीजे अगर आप देखें तो बीजेपी को जो पहले जम्मू के इलाके में जितनी सीटें आई थी उसके मुकाबले वो जरा सा फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जरा सा फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बीजेपी को अगर आप एनसी को देखें तो उनको मार्जिनल गेन हो रहा है। ये देखिए
अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सीधा कश्मीर रीजन में, क्योंकि फैसला उसी से होगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ संजय जी, ये नंबर्स अगर आपने भी वहां सर्वे किया है, आपको क्या इशारा करें? देखिए जम्मू में तो जम्मू इलाके में वैसे भी बीजेपी अच्छा करती थी, अगर कुछ हो रहा है तो थोड़ा फिसलते हुए ही दिख रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जम्मू इलाके में बीजेपी मजबूत दिख रही है। देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है जम्मू बिल्कुल ठीक है जिस तरह से आज तक इस एग्जिट पोल को दिखा रहा है, क्योंकि जम्मू रीजन अलग है और वैली बिल्कुल अलग है और दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करने वाले हैं और पहले भी करते रहे हैं पॉलिटिकली। जम्मू में बीजेपी को बढ़त है, निश्चित रूप से बढ़त है। सवाल यह है कि यह बढ़त कितनी बड़ी है। मुझे लगता है, मेरा अपना स्वयं का अनुमान है कि जो भी आकलन है इस एग्जिट पोल का, उससे शायद बीजेपी और बेहतर करेगी। मेरा अपना अनुमान है इससे बेहतर कर रही है बीजेपी जम्मू के रीजन में। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर हम देखें तब इस बढ़त बीजेपी को 29 सीटों पर थी। लोकसभा के चुनाव को भी अगर आप देखें तो इस रीजन में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट थे, 51-52% वोट थे लोकसभा में भी। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता जिससे कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस रीजन में स्लिप कर रही है। 2-3% का हेरफेर हो सकता है, मुझे लगता है 48-47% के आसपास वोट हो सकते हैं। अच्छा, आपका नंबर भी एक बार देखते हैं। आप कह रहे हैं कि 29 से बेटर आपको लग रहा है बीजेपी कर सकती है। कितना? बिल्कुल, 35 या 32? 35 या 32, मतलब ऐसा आकलन तो मैं करता ही नहीं हूं कभी कि 35। और मुझे नहीं लगा कि आपको ये दो नंबर्स इतने अट्रैक्टिव क्यों लग रहे हैं, 32 या 35। 38 भी हो सकता है, वो 37 भी हो सकता है। इशारा कर रहा है। ठीक है, आप जल्दी से विनोद जी आपका इस पर टेक, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए जम्मू रीजन में शुरू से ही बीजेपी का प्रभाव रहा है और जम्मू में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ सीटों पर लड़ रही है, लेकिन वहां मेजर डोमिनेंट पार्टी जो है कांग्रेस है मुकाबले पे। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि खबरें आ रही थी कि जितेंद्र सिंह संकट में है और जम्मू में पार्टी लूज कर सकती है बीजेपी, लेकिन जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। तो मुझे लगता है कि जम्मू के जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं तो लगभग ये आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि जो जम्मू की प्रकृति और वैली की प्रकृति दोनों का पूरा कैरेक्टर जो है, वोटिंग पैटर्न और पॉलिटिकल पैटर्न पिछले 10-15 साल में अलग रहा है। एक समय था जब जम्मू रीजन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर था, अब पूरे कश्मीर में उस पार्टी का असर था, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर भी सिमट करके वैली तक हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपके आंकड़े जो है जो इसमें दिखाई रहे इसी के आसपास कहीं नंबर आना चाहिए। हाँ, आपको क्या लग रहा है संगीत रागी जी? मुझे लगता है, मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यदि यही सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए रहती है तो ये अच्छे संकेत नहीं है कहा जा सकता है। लेकिन पिछली बार 25 सीटें जीती थी और वो सभी की सभी जम्मू में ही। हाँ, पिछली बार से तो 29 पर पहुंच रहे हैं, 4 सीट्स का गेन है। देखिए, हाँ, मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश रही है इस चुनाव में कि जम्मू प्रभाग से इतनी सीटें लाई जाए ताकि यदि हमें 5-7 सीटें यदि इंडिपेंडेंट या और बाकी लोगों के साथ निकल जाता है तो हम जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। अच्छा, रागी जी सरकार बनवा रहे थे बीजेपी की। यदि ये 38 सीटें तक जाती है तो इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो चुनाव के बाद बिखरता हुआ आपको दिखे। ठीक है, जो मेहमान है उनके पास भी चलेंगे, लेकिन आशुतोष जी, संजय जी ने मुझे कहा कि पता नहीं आपको 32 और 35 ये दो नंबर्स इतने क्यों पसंद आ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए है कि 2 नंबर का जिक्र किया, इसी के लिए मैंने कहा था। वो संजय जी नहीं बोलते हैं, लेकिन संकेत दे दिए हैं 38 वो इसलिए क्योंकि 37 सीटें वहां पर इस बार चुनावी मैदान में हैं और पिछली बार सभी की सभी सीटें बीजेपी ने जम्मू रीजन से ही जीती थी 25 की। तो मतलब टॉप एंड ऐसा मान के चलने पर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम लोग जम्मू कश्मीर में जाके कवर किए, जो कि बीजेपी के लिए जीतना एकदम नामुमकिन के करीब है। तो बहुत बेस्ट वो करेंगे तो 35 तक मामला जा सकता है, 32 तक भी जा सकता है, इसीलिए वो 2 नंबर्स बोले थे। आपको आशुतोष जी क्या लग रहा है? मैं तो जम्मू में आपका जो एग्जिट पोल है, मुझे बीजेपी की सीटें घटती बढ़ती बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही। जो पिछली बार का जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसके आसपास रहेगी, 1-2 सीट आगे बढ़ सकती है, 1-2 सीट पीछे बढ़ जाए। इसमें जो चीज डिसाइसिव रोल प्ले करने वाली है, अगर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन 11 सीट भी ले आता है इस इलाके के अंदर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार के बारे में सोचना ही गलत होगा, क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वैली का इलाका है और वैली में दोनों मिलकर बहुत मजबूत है और पीडीपी पूरी तरीके से। इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि 7 बजे के आसपास हम कश्मीर इलाके के आपको वोट परसेंटेज दिखाएंगे और उसके बाद सीट्स,
फिर तस्वीर साफ हो जाएगी किस भी की बन रही है सरकार सी वोटर के सर्वे में जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो राजनीतिक मेहमान है उनको जल्दी से दिखा दीजिए, उनसे एक एक प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, यहाँ पर तो आप मजबूत दिख रहे हैं और पिछली बार 25 सीटें आई थी आपकी, 23% वोट था, 22.98, वो सारी की सारी सीटें जम्मू रीजन से आई थी। तो आप यहाँ पर लगभग 5 सीटों का गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार 37 सीटें हैं जम्मू इलाके में। अब उसको अगर हम देखें तो क्या आपको, माफ कीजिएगा, इस बार 43 सीटें हैं, 43 सीट, या सॉरी 43 है और 47 है कश्मीर रीजन में, 43 सीटें हैं। क्या आपको लग रहा है कि 29 तब तो बहुत मतलब उत्साहवर्धक आपके लिए परफॉर्मेंस नहीं है? देखिए, जो आपका सर्वे दिखा रहा है और इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है, मैं बहुत सम्मान पूर्वक ये कहूंगा कि जब परिणाम आएंगे तो इससे बेहतर सीटें हमारी आएंगी। आपने 31 दिखाई हैं, हमें ये विश्वास है कि हमारी इससे ज्यादा सीटें होंगी। और इसकी एक मुख्य वजह यह है, अभी तक जम्मू कश्मीर की जो राजनीति थी वो केंद्रित रहती थी कश्मीर तक, और जम्मू हो चाहे लद्दाख हो, उसको जो हक मिल रहा था वहां के नागरिकों को वो नहीं। भाजपा ने उस राजनीति को बदला और कश्मीर को तो आगे बढ़ाई, लेकिन साथ में जम्मू के जो निवासी हैं उनके लिए भी विकास का कार्य किया, आरक्षण की सुविधा आई और जो सम्मान उनका था जिसके वो हकदार थे वो भी हमने दिया। इसलिए हमें यकीन है कि परिणाम इससे बहुत बेहतर आएंगे। चलिए जल्दी से एक बार प्रतिक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अवैध साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए जम्मू वैसे भी आपके लिए बहुत मजबूत इलाका नहीं है, लेकिन एनसी प्लस है, तो हमारे पास ब्रेकअप नहीं है इसका कि एनसी या कांग्रेस कितना, लेकिन आप 11 से 15 पर यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का तो बता देती है अंजना जी, एक बार पूछ के सब जानना चाहते हैं। अरे हरियाणा में बताएंगे सर, धीरज रखिए। मैं होगा, बोलिए वैसा। ठीक है। जो आपका एग्जिट पोल बता रहा है कि हमारी भी टीम है, हमारी भी सर्वे होती है ग्राउंड पे, हमें तो लगता है कि जम्मू में 18 से 20 सीटें बीजेपी ले जाएगी। उसका मेन कारण यह है कि कोई भी स्टेट खुश नहीं होएगी स्टेट से यूनिटरी में घुसते हुए। सबसे बड़ा झटका तो इन्होंने जम्मू वालों को दिया, जो दरबार मुंह जम्मू में चलता था वो उसको खत्म किया, जिससे लाखों लोगों का रोजगार होता था वहां पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जी 30 का नंबर छुएंगे। मेरा जो अपना हम नजर है वो 18 से लेके 22 सीटें तक बीजेपी ले सकती है वहां से। 18 से 22 तो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर हाँ चलिए ठीक है, लेकिन सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है एक बार फिर पीडीपी का ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तौसीफ शाह जी, और नंबर्स आपके सामने है। देखिए सवाल यह है कि देखिए एनसी ने एक वक्त पर बीजेपी के साथ एक लंबी पारी खेली, लेकिन जो सरकार आपने जम्मू कश्मीर में बनाई ना, वो जनता स्वीकार नहीं कर पाई है। अब नसरल्ला के लिए चाहे दुकानें बंद कर दी जाएं, नसरल्ला के लिए हम पर प्रचार रोक दिए जाएं, उसका असर नहीं दिख रहा है, कम से कम जम्मू इलाके में। अभी कश्मीर के नंबर्स आने बाकी हैं। देखिए जम्मू के लिए मैं ये कहूंगा कि वी आर डैम श्योर कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू से भी, मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही हम 2 सीटें निकाल के ले जाएंगे। बाकी जो हमारा पीर पंचाल रेंज है, जहां पर ये 43 का आप दिखा रहे हो, उसमें पीर पंचाल रेंज भी है, जहां पर हमारा राजौरी पुंछ वगैरह जुड़े हुए हैं, तो नॉट लेस देन 5 to 6 सीट्स। अभी अगर लास्ट टाइम का आंकड़ा हम देखें, 2014 का आंकड़ा अगर हम देखें, जिसमें हमने जम्मू में यही अप्रोक्सीमेटली इतनी 4 से 5-6 के बीच में ली थी। और ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसी पार्टी में से छोटी छोटी पार्टियां बनाने की। इस पार्टी को जोड़ तोड़ करके, निचोड़ के, कि इनकी कोशिश थी कि बिल्कुल ग्राफ से खत्म हो जाए, मगर ये उसके बावजूद भी अगर आप जम्मू डिवीजन से हमारा 0 to 2 दिखा रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय होना चाहिए कि जिस पार्टी को ये श्रीनगर से भी डिरूट करना चाह रहे थे, खत्म करना चाह रहे थे, वो अभी भी जम्मू में एग्जिस्ट कर रही है। और आई एम श्योर कि नॉट लेस देन 5 to 6 सीट्स इन। ठीक है, अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद जो सीटों में इजाफा हुआ है, जो पहले जम्मू के इलाके में 37 सीटें थी वो 43 हो गई, जो 46 सीटें कश्मीर रीजन में थी वहां पर 1 सीट का इजाफा हुआ, 47 हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इस बार पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जब एसटी के लिए सीट्स रिजर्व की है,
और इसको बीजेपी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही थी गौरव जी। पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। एससी के लिए तो 7 सीटें रिजर्व पहले भी थी, सामान्य के लिए 74 सीटें रहती हैं, लेकिन यहाँ जम्मू के भी इलाके में 6 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है। कश्मीर के इलाके में 3 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है। आप लोगों ने कहा है हमेशा जो वहां पर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आप सशक्त कर रहे हैं सीटें रिजर्व करके। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है गौरव भाटिया अब है नहीं हमारे साथ, लेकिन 7 सीटें एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए वहां पर रिजर्व है। विनोद जी, 43 में 29 का परफॉर्मेंस कैसा माना जाएगा जम्मू के इलाके में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बीजेपी के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि अगर 43 में 29 सीट जो है 29 सीटें, ये बीजेपी के लिए मतलब गड़बड़ संकेत है, क्योंकि 370 हटाने के बाद सबसे ज्यादा उसको उम्मीद जो है वो जम्मू में ही रीजन में है थी। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि 370 का जो भी फायदा था कथित रूप से जो भी वो सिर्फ वैली को नहीं था, पूरे राज्य को था। वो जम्मू को भी था उतना ही वो जो है वो वैली को भी था। और 370 हटने के बाद जो वहां पर जिस तरह से खासकर जम्मू क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर से मतलब राज्य के बाहर के लोग, इलाके के बाहर के लोग, पंजाब के लोग, हिमाचल के लोग और राज्यों के लोग, तो वहां पर एक डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है जम्मू में, जिसको लेकर के जम्मू के लोग परेशान हैं। ओरिजिनल्स वहां के वैली में तो लोग जा नहीं रहे, ज्यादा लोग जम्मू में ही रहे। तो मुझे लगता है अगर सीटें कम हो रही हैं, अगर ये आपका सर्वे के हिसाब से नतीजे आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर भी भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस में पड़ रहा है। ठीक है, जल्दी से संगीत रागी जी। नहीं, मुझे हैरानी हो रही है कि 370 से वैली के साथ साथ जम्मू रीजन को संभाग को क्या फायदा होता था, मुझे आज तक आकलन नहीं है। एक मिनट सारी छूट पूरे राज्य सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। टैक्सेस में क्या छूट मिली? हाँ, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था। जम्मू या कश्मीर के अंदर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता था। बिजली का बिल जो है वो आपको एक फिक्स बिजली का बिल हुआ करता था, चाहे आप उसमें 15 एसी चला लीजिए, लेकिन आपको बिल जो है वो आपको फिक्स्ड ही देना पड़ता था। इन सब चीजों को हटा देने से और प्रॉपर एक सिस्टम को ला देने से उसका पैसा कहां से जाता था? भारत सरकार पे करती थी। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा फंडिंग जो है चैनलाइजेशन कहां होता था, पंपिंग इन मनी भारत सरकार करती थी। सुनिए, उनके मटन और मांस की खर्च भी जो है वो भारत सरकार पे किया करती थी। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, पैसा जो है, लेकिन भाई दो चीजों को ध्यान रखना। एक तो है कि सिस्टम को रुके मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि मुझे पता है वोट डल चुका है। अब एग्जिट पोल के नंबर्स हम दिखा रहे हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। देखिए, एक चीज जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, मैं रागी जी, आप भी, आशुतोष जी, छोटा छोटा बोलिएगा दोनों, उसके बाद मेहमानों के पास जाऊंगी। बीजेपी ने इस बार जो मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया उस पर भी नजर डालने की जरूरत है। बीजेपी ने कुल 25 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी इस बार उतारा था, 25 सीटों पर। अब हम आपको बताते हैं जम्मू में कितने उतारे, कश्मीर में कितने उतारे। 18 सामान्य सीटों पर, जबकि 7 एससी सीटों पर, 17 सीट कश्मीर, जबकि 8 सीट जम्मू रीजन की है। जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया बीजेपी ने इस बार, उसमें 7 एसटी सीट्स पर दिया और 18 जो है वो सामान्य सीटों पर दिया। जम्मू रीजन में भी 8 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे। और ये देखिए, अब डल झील के एकदम जूम इन करके कमल वहां पे दिख रहा है आशुतोष जी। देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कम से कम उनको बधाई देनी चाहिए कि कम से कम मुसलमानों को उनको याद आई और मुसलमानों को टिकट देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बार जब उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव होंगे तो वहां भी करीब 100 के आसपास मुसलमानों को टिकट देंगे। देखिए, इस आधार पर आप आकलन नहीं कर सकते। मेरा कहना स्पष्ट तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नतीजे आएंगे वो इस बात को लेकर एक अपने आप में एक संकेत होगा कि अनुच्छेद 370 को लेकर वहां की जनता ने क्या संदेश दिया है। महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उसके बाद का पहला चुनाव है और उस चुनाव के नतीजे ही ये बताएंगे कि दरअसल लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि वैली में इसको लेकर पूरी तरीके से डिवीजन होगा। वैली में भारतीय जनता पार्टी के लिए जब वो 16 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है वहां पे, और वो वहां पे जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, या फिर राशिद इंजीनियर को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये उनकी कमजोरी का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक नहीं है। जहां तक जम्मू की बात है, जम्मू का आरोप हो सकता है, लेकिन आप इतने कंफर्मेशन से कैसे कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद को सपोर्ट? क्योंकि देखिए, एक सेकंड, मैं तो आप कह रहे हैं ना कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हो, ये तो एनसी और कांग्रेस का आरोप है। आप इसको कैसे कंफर्म कर रहे हैं? ये एनसी कांग्रेस का आरोप नहीं है। जो भी पत्रकार वहां गया है, पत्रकार ने लौटकर कम से कम इसी तरीके की रिपोर्ट दी है। हम सब पत्रकार हैं, हम जानते हैं
कि जमाते इस्लामी के कैंडिडेट से एक बार नहीं 100 बार ये सवाल पूछा गया है, और वो कहते हैं कि 1987 के बाद से हम पहली बार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो जो पार्टी वहां पे बैंड है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैन किया। एक सेकंड आशुतोष जी से मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा रागी जी एक दो बार तर्क भी होने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन से इंजीनियर राशिद वहां पर जीते, क्या आप ये समझा सकते हैं? दो अलग अलग चीजें। आपने कहा ना कि उनकी मदद से लड़ रहे हैं। जीते हैं वो लोकसभा की बात है, हाँ। मैं अब विधानसभा की बात कर रहा हूं। अच्छा, लोकसभा में समर्थन नहीं किया बीजेपी? लोकसभा में मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई जानकारी है। कोई वो जानकारी जीते- उस हाँ, तरीके जेल की से कोई ही वो जानकारी जीते। नहीं है। चुनाव चूंकि मैं वहां जीत गए इसलिए विधानसभा में सपोर्ट कर रही है बीजेपी। विधानसभा के बारे में इस तरीके की खबरें हैं, तमाम अखबारों में इसके मुतालिक खबरें छपी हुई हैं, और सोर्सेज के हवाले से खबर किसी ने कंफर्म नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल कंफर्म नहीं किया। लेकिन ये बहुत, अगर आप जम्मू में वैली में अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर है, और जमात इस्लामी के कैंडिडेट से जो प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं उनसे ये सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। चलिए ठीक है। अंजना जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर राशिद को सपोर्ट किया, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल ही उल्टा मुंह पड़ जाएगा ऐसा कहना, क्योंकि 2 लाख के मार्जिन से अगर कश्मीर घाटी में बीजेपी किसी को जितवा सकती है तब तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। एक बार जो दोनों मेहमान पार्टी के उनसे पूछ लें, फिर आप लोग चर्चा करिएगा। एक सेकंड, तुरंत आ रही हूँ मैं आपके आप पास। इनकी बात का हमको जवाब ठीक है, देने जवाब का मौका दीजिएगा। जल्दी से जवाब। भारतीय जनता पार्टी तेज बोलना होगा। 100 सीट पर लड़वाएगी मुसलमान को या नहीं लड़वाएगी, ये उनका अपना है, वो जीत और हार के आधार पर निर्णय लेता है। और दूसरी बात, इस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। ये और बात है कि मुस्लिमों का यदि हम वार्ड वाइज लेते हैं तो वो सारे के सारे यदि वोट जिहाद वो करते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं तो उसमें उनको टिकट देने की बात कैसे हो जाए? मैं जब हमें बात कर रहे हैं तो आप नाक भाव मत चुकिए। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बूथ वाइज निकाल करके दे दूंगा। आप में से किसी के पास नहीं है, मैं बूथ वाइज निकालिए नंबर। आजकल तो आप भी आईपैड के बिना चलते नहीं है। क्यों? तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। पुराने लोग हैं, कलम और कागज लेके चलते। अच्छी बात है। शेख ओवैस साहब, जल्दी से रिएक्शन आपसे, क्योंकि अब कुछ सेकंड्स का इंतजार है, जिसके बाद हम आपके सामने रखेंगे कश्मीर इलाके के नंबर्स। लेकिन ये नंबर्स देखिए, आपके लिए भी ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी बहुत पीछे है और आप बहुत आगे हैं। मैं आंकड़ा दे रहा हूं, ये भी अपने आप में है। आंकड़ा दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, मधुबनी मैं लौट रही हूं। मधुबनी कंस्टिट्यूएंसी बूथ नंबर 8 भारतीय जनता पार्टी को 4, एनडीए अलायंस को 268। बूथ नंबर 21 एनडीए अलायंस को 12, भारतीय एनडीए अलायंस को 12, कांग्रेस पार्टी को 683। और ये सारे आंकड़े में दिखा दो, इसी को वोट जिहाद कहते हैं। वोट जिहाद क्या हो गया भाई? अरे क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ? जो हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देता, धर्मियों दो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक सेकेंड प्लीज। ये भी एक रिस्क होता है, स्टूडियो में 4 गेस्ट बुला लेने पे ये भी एक रिस्क होता है, यही पर टकराव हो जाए। आइए आप आपके सामने हमसे कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे अपने सहयोगी सईद अंसारी के पास, जो आपको दिखाएंगे नंबर्स ऑफ कश्मीर के। कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। एक सेकेंड सर, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग को भी सड़क पर निकलना है, निकलिए। लोग पूछेंगे अच्छा आप वही है ना जो स्टूडियो में चिल्लाते रहते। प्लीज सर, प्लीज जिसका नाम लूं वही बोलिए। वापस आते हैं। इस बार देखिए, डिलिमिटेशन के बाद जम्मू के इलाके में बहुत सारी सीटें बढ़ा दी गई हैं। जम्मू के इलाके में जो सीटें बढ़ी हैं उसकी वजह से बीजेपी को यह उम्मीद थी कि यहां पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। 43 सीट्स हो गई है 37 से, 6 सीट्स का इजाफा हुआ है, और यहां पर 6 एसटी सीट्स थी। इसी के साथ कश्मीर रीजन में अगर आप आइए तो सिर्फ 1 सीट बढ़ी, वो 46 से 47 सीटें हुई, और यहां पर भी 3 एसटी की सीट्स हैं। लेकिन 43 में जम्मू के इलाके में बीजेपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 29 सीट्स के आसपास, अगर आप लोअर एज लें तो 27, अपर एज लें 31, तो 27-31 सीटों पर आती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस यानी एनसी और कांग्रेस की 11 से 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं 43 में। पीडीपी 0 से 2, यानी जम्मू में बहुत मुश्किल परिस्थिति। और देखिए, लोकसभा चुनाव ने भी दिखा दिया था, महबूबा मुफ्ती को लेकर अब वहां पर जो एक तिलिस्म था वो लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू के नतीजे आपको दिखाने के बाद, ये नतीजे नहीं अनुमान है, और ये सी वोटर का अनुमान है। बीजेपी को 27 से 31, एनसी प्लस को 11 से 15, पीडीपी को 0-2 बताने के बाद कश्मीर इलाके का रुख करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर वोट परसेंटेज क्या है। तो आइए सबसे पहले
हमारे सामने जो चिनार के पत्ते नहीं, ये कमल के फूल खिले हुए हैं सामने में, तरह तरह के भांति भांति के फूल खिले हुए हैं। वैसे भी ये विंटर्स करीब है और वहाँ ट्यूलिप गार्डन एकदम, ये देखिए 41% वोट यहाँ पर बाजी कैसे पलट जाती है। और एनसी प्लस को यहाँ पर यानी एनसी और कांग्रेस पार्टी को मिलकर 41.1% वोट दिख रहा है। वहीं अगर आप देखें बीजेपी को, तो बीजेपी को महज 3% वोट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीडीपी को 17% वोट दिखाई दे रहा है। अब ये सीटों में कितना तब्दील होता है इस पर भी नजर आएगी। 16.6 है, अगर आप अपर एज ले ले तो 17%। लेकिन कश्मीर के इलाके में नंबर 2 की पोजीशन पर है अन्य 39, विनोद जी 39.3%, 39.3%। यानी देख लीजिए तस्वीर साफ है। अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अन्य बहुत पीछे नहीं है, 2% का फर्क है, सिर्फ 2% का फर्क है। और सबसे बड़ी चिंता यही थी कि क्या इस बार एकदम एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट रखने वाले बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियों की तरफ कश्मीर की जनता का रुझान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वरना आप कल्पना कीजिए लोकसभा चुनाव में चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो अपनी सीट से हार गए। ऐसे लोगों के सामने हारे जो कि जिसमें इंजीनियर रशीद थे। शिकारा पर सईद अंसारी हमारे सहयोगी पहुंच गए। सईद जी बताइए भाई, नंबर्स बताइए जल्दी से, सीटें कितनी आ रही है, फिर तय होगा सरकार। देखिए शिकारा हमारा आपके स्टूडियो के पीछे आ गया, ये कमाल है आज टेक्नोलॉजी का अंजना। लेकिन यहाँ जो आपने परसेंटेज बताया है और उसमें जो निर्दलीय अन्य गए हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स को भी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है। 29 से 33 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, लेकिन बीजेपी को जबरदस्त झटका। इसका मतलब यह हुआ कि 370 का कश्मीर में कोई फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नुकसान बहुत बड़ा यहां पर पीडीपी को हो रहा है। पीडीपी जो कि 2014 में 10 साल पहले सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 6 से 10 पर सिमट रही है। और अन्य देखिए जो 39% वोट शेयर आपने बताया था, अन्य 6 से 10 सीटों पर यहां पर कश्मीर में सिर्फ आगे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अन्य काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे? और बीजेपी कश्मीर क्षेत्र में जहां उसे अच्छा करना चाहिए था, जम्मू में तो वो अच्छा करती ही है, वहां पर भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो कश्मीर क्षेत्र में अगर बीजेपी, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका खाता भी ना खिले? क्योंकि सिर्फ एक सीट यहां पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस यहां पर जबरदस्त आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कश्मीर में। अंजना, बिल्कुल तस्वीर ये कितनी खूबसूरत है, कश्मीर का नजारा है। लेकिन कश्मीर रीजन का अब आपने बता दिया सही, तो मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के जोड़ के हम नंबर्स अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिससे तस्वीर ओवरऑल की घड़ी अब आ गई है करीब। अब हम आपको बताने वाले हैं, ये देख लीजिए नंबर्स एक बार। कश्मीर क्षेत्र के 47 जो सीटें यहाँ के इलाके में है, 43 जम्मू में, यहाँ की 47 में 29 to 33 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस को यानी एनसी और कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम आ जाते हैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज कितना। तो कुल 90 सीटों पर सबसे पहले 39%, 39%, 38.7 को राउंड ऑफ कर लीजिए, 39% वोट्स आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी को 23% के आसपास अगर आप राउंड ऑफ करते हैं, तो पीडीपी को 10% और अन्य के खाते में 28%। यहाँ पर फासला बढ़ जाता है। जब ओवरऑल आप लेते हैं तो लगभग 10 से विनोद जी 11% का फासला हो जाता है, 28 से सीधा। लेकिन देखिए अन्य बीजेपी से आगे, कांग्रेस का कितना, अन्य बीजेपी से आगे है, ये महत्वपूर्ण है। अन्य बीजेपी से आगे है, अन्य बीजेपी से आगे। और इस बार माना जा रहा था, मतलब जिसने भी जम्मू कश्मीर जाकर वहां पर कवरेज की, सबने बताया कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार इस बार इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, जो वहां के यूथ के एस्पिरेशंस को या फिर ऐसी बातों पर आगे बढ़ रहे हैं। और कई ऐसे भी हैं जो कि एक खतरा भी, अगर आप देखें कई मायनों में, जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट, प्रो पाकिस्तान भी फीलिंग्स रखते हैं, उनको वो भी उम्मीदवार बन के उतरे थे। तो ये एक चैलेंज भी था। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो स्थापित जो पार्टियां रही हैं जम्मू कश्मीर की, उनसे लोगों का मोह भंग हुआ है। तो लोकसभा चुनाव से भी स्थापित हुआ और ये विधानसभा चुनाव से भी। तो चलिए, वोटिंग परसेंटेज तो हमने बता दिया है। वोट परसेंटेज किस पार्टी के लिए कितना है, एक बार फिर से मुझे लगता है सईद जी बहुत जल्दी हम लोग को डल झील पे दिखेंगे। सईद जी आगे दिख गए, जल्दी ओवरऑल। अब हम अगर कुल बता दें बहुत जल्दी से आपको, तो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर विधानसभा की तस्वीर आपको 10 साल बाद बिल्कुल साफ यहां पर नजर आ रही है। देखिए कुल अगर हम ले लें तो ये 40 से 48
मतलब सीधे सीधे बहुमत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है। 27 से 32 बीजेपी, पीडीपी 6 से 12, अन्य 6 से 11। 25 बीजेपी के पास पिछली बार था, लेकिन बीजेपी को आप मानिए कि फायदा तो फिर भी हो रहा है। 2014 में अगर बीजेपी के पास 25 थी तो वो बीजेपी को फिर भी फायदा हो रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त फायदा हुआ है। ये एक्सपर्ट्स को जरूर बताना चाहिए अंजना जी कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो उदय हुआ है अचानक से, वो पीडीपी जो जबरदस्त गिरी है 28 से अगर पीडीपी 6 से 12 पर आ रही है तो पीडीपी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है, और अन्य 6 से 11। मतलब ये कि अन्य में क्या इंजीनियर रशीद, अगर मान लीजिए एनसी कांग्रेस को कहीं जरूरत पड़ गई तो साथ में आएंगे, और अन्य में क्या इंजीनियर रशीद की पार्टी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो सबसे ज्यादा सीट जीतती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस समय जो अनुमान है, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती हुई, पूर्ण बहुमत प्राप्त करती हुई अंजना साफ दिखाई दे रही। आप बैठिए शिकारे पर, हम लोग यहां से जनता को बताते हैं जल्दी से नंबर्स। यानी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलकर बहुमत के करीब आप देख सकते हैं 40 से 48, 46 है बहुमत का आंकड़ा। 46 जिसकी आएंगी 46 वो बनाएगा सरकार। 40 से 48 जिसमें बीच का आंकड़ा होता है 44, अगर बन जाता है 2 कम तो उसके लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि फिर आपको अन्य से या किसी से। लेकिन वोटिंग परसेंटेज इतना होने के बावजूद सीट्स में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है अन्य के लिए। 6 से 11 सीटें वो बिखर रहा है। यानी एक मोमेंटम तो बना ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो कि बड़ी पार्टियों से नहीं लेने देना जिनका है। देखिए लोकसभा नतीजों ने साफ कर दिया कि डिनास्टिक पॉलिटिक्स से लोग तंग आ चुके हैं। वो चाह रहे थे कोई इंडिजिनस जम्मू कश्मीर के लोग शामिल हों, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा था बहुत। और इसीलिए इंजीनियर राशिद जीते, और इसीलिए उमर अब्दुल्ला हारे, महबूबा मुफ्ती। लेकिन जब बात विधानसभा की आई तो अभी भी भरोसा ऐसे इंडिपेंडेंट्स या छोटी पार्टियों पर इतना नहीं हो पाया कि उनकी सीटें बहुत आए। सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही है, और ज्यादातर इलाकों में जहां हम लोग भी गए हमें ऐसा साफ दिखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को लेकर एक वहां पर लोगों में कश्मीर के इलाके में एक्साइटमेंट था, और वही इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि 2-3 सीटें तो, अगर 6 लोअर एंड है पीडीपी का, तो नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन के साथ ही वो अभी है। हालांकि विधानसभा में आमने सामने होकर चुनाव में लड़ी थी, तो अब किसको लेंगे साथ में, ये जरूरत पड़ेगी एनसी और कांग्रेस को तो पीडीपी उनके साथ अलायंस में आ सकती है। कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं अगर उनके साथ बन जाए तो। हालांकि जरूरत कितनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। रविंद्र रैना जी, हम लोगों ने जब कश्मीर में आकर श्रीनगर में पंचायत किया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि आपको 8 अक्टूबर को मुझे इंटरव्यू देना है। 8 अक्टूबर का तो अभी इंतजार है, उस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आज इस सी वोटर के एग्जिट पोल पर आपका टेक जाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपकी पिछली बार 2014 में जब चुनाव हुआ था 25 सीटें आई थी, सभी की सभी जम्मू रीजन से आई थी। यहां पर लेकिन इस बार आप 27 से 32 पर तो पहुंच रहे हैं सर, और ऐसा लगता है कि आप लोगों का कश्मीर के इलाके में इस बार जो है वो खाता अगर अच्छा होता है तो 1 सीट खुल सकता है। 0 to 1 हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी भी आप जम्मू तक ही सीमित है, वहां पर भी इतना नंबर नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस या किसी के साथ सरकार बना ले। आपका रिएक्शन सर इस सर्वे पर? अंजना जी, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जनसभाओं में जो उत्साह जोश नजर आता था, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय जेपी नड्डा साहब की जनसभाओं में जो जोश और उत्साह नजर आता था, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी इन चुनावों के रिजल्ट्स में उभर कर सामने आएगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। आपने जो एग्जिट पोल का अनुमान जो बताया है, मैं मानता हूं कि करीब करीब जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी को हाईएस्ट नंबर 32 दिया है, मेरा मानना है कि
जो मैंने भी पूरे जम्मू कश्मीर में इन चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो कैंपेन की और जो मैंने स्वयं देखा, ये आंकड़ा 3-4 का बढ़ सकता है। ये हम अपने दम पर 35 के करीब जा सकते हैं। और यकीन मानिए कि कश्मीर घाटी में कुछ भारतीय जनता पार्टी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो भी मैंने चुनाव पूर्व कहा था कि कुछ इंडिपेंडेंट्स को हम सपोर्ट करेंगे। आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का अपना शानदार प्रदर्शन होगा। कश्मीर में भी कमल का फूल गुरेज और करना की सीट पर खिले, ऐसा मेरा मानना है। और जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, ये मुझे विश्वास है। ऐसे कितने हैं बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स, कितने हैं? मेरा मानना है कि 10 से 15 ऐसे उम्मीदवार जरूर आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, जो जीत कर आएंगे और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में गैर कांग्रेस, गैर एनसी, गैर पीडीपी सरकार बनेगी, मेरा मानना है। ठीक है, ओवैस साहब से मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन रायना साहब एक और प्रश्न है आपसे। देखिए यहाँ पर अभी अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी, डल झील के सामने हम लोग बैठे हैं, पूरा चाह रही थी मैं कि उसकी शीतलता यहाँ पहुंचे, लेकिन खूब ढिशुम लड़ाई हुई है यहाँ पर आशुतोष जी और रागी जी के बीच में। वो कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद की पार्टी को आप लोगों ने ही, आप ही के समर्थन से वो लोग लड़ रहे हैं चुनाव। रशीद साहब को बेल भी दिलवा दिया, उनको उतार दिया वहां पर। अंजना जी मैं सुन रहा था आशुतोष जी जब बोल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आशुतोष जी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि कुछ समय आशुतोष जी ने भी राजनीति में गुजारा है, इसलिए कभी कभी अपनी टिप्पणियों में राजनीतिक बयानबाजी भी वो करते रहते हैं, ये भी मैं मानता हूं। धारा 370 का जिक्र आशुतोष जी ने किया, तो मैं आशुतोष जी को ये बताना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ कि आशुतोष जी, जम्मू कश्मीर में यहां पंचायतों को अधिकार नहीं होते थे धारा 370 के रहते। वो धारा 370 के समापन के बाद यहां 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। यहां दलित समाज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज को वोट देने के अधिकार नहीं होते थे, नागरिकता नहीं थी। धारा 370 के समापन के बाद उनको ये सारे अधिकार मिले हैं। यहां गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग, जिसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के हैं, उनको अधिकार नहीं होते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। धारा 370 के समापन के बाद गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले को अधिकार मिले हैं। यहां महिलाओं को अधिकार नहीं होते थे, यहां ओबीसी समाज को अधिकार नहीं होते थे। वो अधिकार धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को मिले हैं। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं करनी चाहिए, धारा 370 को जोड़ के राष्ट्र हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बड़ा निर्णय लिया है। यहां तो 2-2 झंडे होते थे, 2-2 कानून होते थे आशुतोष जी। यहां तो अलग से व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई थी। यहां आप जब जम्मू कश्मीर आते थे तो आपको कहा जाता था आप इंडिया से आए हैं। इस प्रकार का यहां वैमनस्य और इस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। वो सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब के दृढ़ निश्चय से वो समाप्त हुई हैं। रैना साहब सुनिए ना, इस बार आप लोगों ने लगभग 25 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारा। आपने जम्मू के इलाके में भी बहुत सारे टिकट्स दिए, 8 सीट जम्मू में आपने दिए मुस्लिम कैंडिडेट्स को, आपने 17 सीट कश्मीर के इलाके में दिए। अब बहुत फायदा उसका होता हुआ दिख नहीं रहा है सर, जितना मतलब आप लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे ना कि 35-40 के बीच में आएंगे, आपने 40 पार कहा था मुझे। अंजना जी, जब चुनावों के अंदर किसी उम्मीदवार को मैंडेट या टिकट दिया जाता है, हिंदू या मुसलमान देख के नहीं दिया जाता। खासकर भारतीय जनता पार्टी में विनिबिलिटी देखी जाती है कि किस विधानसभा में किस उम्मीदवार का वर्चस्व है, किसकी विनिबिलिटी ज्यादा है, कौन जीत कर आ सकता है। अंतोगत्वा जो जीता वही सिकंदर, जो जीत के आएगा उसी के बलबूते तो राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने का दावा पेश करती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विनिबिलिटी का प्रेफरेंस होता है और
25 के करीब करीब हमने उम्मीदवार जो अपने मुस्लिम समुदाय से हैं उनको मैंडेट्स दिए हैं। कश्मीर घाटी में भी पूरे दमखम से हमने चुनाव लड़ा है और मुझे विश्वास है, जैसे किश्तवाड़ में एक इंदरवाल की सीट है, मेरा मानना है कि वो सीट हम जीत सकते हैं। कश्मीर घाटी में गुरेज और करना की 2 सीटें हैं, वो हम जीत सकते हैं। रजौरी पुंछ में आप देखेंगे, वो चाहे बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी हो, रजौरी हो, थाना मंडी हो, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ की सीट्स हो, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त टक्कर दी है यहां एनसी और कांग्रेस को। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का इन सभी क्षेत्रों में खाता खुलेगा, कमल का फूल खिलेगा। और जो डल झील के किनारे आज तक की पंचायत में मैंने कहा था कि हम जीतेंगे और जीतेंगे। प्रवीण जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है और जब भी इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तब इस बात का जिक्र होगा और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन धारा 370 को हटाने का फायदा आपको वैली में क्यों नहीं मिलता? लोकसभा की 3 सीटें आपने वैली में आपने चुनाव नहीं लड़ा, इस बार भी 19 सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर वाकई में वैली के लोग या कश्मीर के लोग अगर धारा 370 के हटाने के पक्ष में थे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था और वहां पर सारी सीटों पर लड़ना चाहिए था। क्यों आपको उसका फायदा नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ता? आशुतोष जी, राजनीतिक तौर पर उसका कितना लाभ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक दृढ़ संकल्प और हमारी विचारधारा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। राष्ट्र हित में धारा 370 को समापन करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने लिया था। वो राष्ट्र हित में निर्णय है, देश हित में। बिल्कुल। और रायना साहब, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मुझे कुछ प्रश्न आपसे करने हैं, लेकिन नंबर्स के साथ करने हैं। क्योंकि देखिए, अगर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है उसमें एनसी प्लस को क्लियर है कि यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है एनसी, उनको आप देख रहे हैं सीधा 32 है, 11 इनका है, सीपीएम है, जेकेएनपीआई उसको नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इधर 9 सीटें पीडीपी की आ जाती हैं, क्या एक बार फिर से 2014 रिपीट होता हुआ दिख सकता है? क्या यहाँ पर 38 का आंकड़ा आता है? आपने खुद ही कहा कि आपके पास लगभग जो निर्दलीय है उसको अगर आप ऐड करें ये होता है 40 के आसपास आप पहुंच जाते हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि लगभग 10 ऐसे निर्दलीय हैं जो बीजेपी सपोर्टेड है, अगर वो जीत कर आते हैं तो आपकी उनके साथ सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से पीडीपी को, वही जो आप बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, देश हित में, उसी देश हित में फिर से सरकार बनाएंगे, बना सकते हैं? अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई स्थिति यहां जम्मू कश्मीर में अब की बार आएगी। मेरा मानना है कि 35 के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जीतकर आएंगे और जो 12 से 15 के बीच में मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या बीजेपी के लाइक माइंडेड ग्रुप्स, वो उनकी जीत होगी और अंतोगत्वा कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ सरकार बनेगी। इनका तो 44 वैसे ही हो रहा है, तो इनको अगर चाहिए भी होगा तो ये देखिए यहाँ पर जब आप देखते हैं तो एनसी में अगर निर्दलीय 2 आसानी से जुड़ जाने के बाद यहाँ पर तो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी पलड़ा बिल्कुल एक तरफ से एनसी प्लस के लिए भारी दिख रहा है, जिसमें एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस वक्त पीडीपी के पास सिर्फ 9 है। लेकिन पिछली बार जिस तरह का आपका कॉम्बिनेशन था, इसीलिए हमने सोचा कि एक बार जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हुए, यानी मामला थोड़ा सा हंग जैसा लग रहा है, लेकिन अगर 44 तक एनसी प्लस को आ जाता है तो जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत आसान होगा 2-3 निर्दलियों को अपनी तरफ करना। या फिर अगर हम देखें तो हालांकि यहाँ पीडीपी हमने किया है अलग, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो 7 है। तो ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और मतलब साथ में आते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम दिखती है क्योंकि देखिए क्षेत्रीय नेता हैं, बड़े हैं, सबका अपना अपना एक वहां पर लेगेसी है जिसको वो आगे ले जा रहे हैं।
तो ये परिस्थिति, तो कुल मिलाकर यही तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एनसी प्लस के लिए, एनसी कांग्रेस के लिए 32 एनसी की आ रही है, 11 आपको रागी जी कांग्रेस का जानना था, तो 11 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। सीपीएम की एक आ रही है, 2 निर्दलीय अगर इधर जुड़ जाते हैं तो आराम से 46 सी वोटर के सर्वे में उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं पर यहाँ पर मुश्किल अभी है, और अगर बीजेपी को आप देखें भी 29 के साथ, तो कितनी पार्टियों को मिला लेंगे, वो आश्वस्त दिख रहे हैं कि 10 ऐसे बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट्स हैं जिनके चुनाव जीतने के बाद उनकी भी सरकार बन सकती है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का यहाँ पर हमने आपको टच स्क्रीन पर भी नजारा दिखा दिया, जिसको हम कंप्यूटर बाबा भी कहते हैं, जिसके जरिए सी वोटर के सर्वे के नंबर्स हम आपके सामने कह रहे हैं। ओवैस साहब, अगर यही सी वोटर के जो अनुमान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर अभी तक की तस्वीर ऐसी ही दिख रही है जिसमें आपकी सरकार, और कुछ लोग अगर जुड़ते हैं, बचते हैं, मतलब घटते हैं, जैसे आप अगर 44 पर अटकते हैं या 40 पर अटकते हैं, जो नंबर्स अभी हैं 40 to 48, आपके लिए ज्यादा अच्छा कौन रहेगा? पीडीपी के साथ सीधा हाथ मिला लेना, फिर क्लियर मैंडेट दिख रहा है, या फिर कुछ इंडिपेंडेंस को अपनी तरफ लाना? देखिए अंजना जी, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना कि पार्टी का प्रेसिडेंट। वो पार्टी प्रेसिडेंट, और हमारी पार्टी में एक प्रोटोकॉल है, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पीपी है, वीपी है, वो डिसाइड करेंगे उनको अच्छा क्या लगेगा, किसके साथ उनको हाथ बटाना चाहिए। रही हमारा जो फिगर है, हम 50 पार कर लेंगे। तो अभी ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। अभी देखते हैं, 8 तारीख का इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, देखते हैं कि क्या नतीजा आएगा। वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि 50 के पार हम कर लेंगे अपने दम पे। राणा साहब, ठीक है राणा साहब, एक रिएक्शन, और मुझे लगता है कि हमारे साथ सैयद जफर शाह भी जुड़ गए हैं जिनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि आप कश्मीर को सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन उससे पहले राणा साहब, आप चूंकि लाइव हमारे साथ बैठे हुए तो 2-3 सवाल और मन में आ रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आपने बहुत मेहनत की है, नौशेरा से आप भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। जम्मू में खिसकना आपके लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए क्या? मतलब खिसकना मैं इसलिए कह रही हूँ परसेंटेज में, जैसे पहले 37 सीटें थी, आप 25 जीते थे वहां पे, सारी 25 आउट ऑफ 37 बेटर परफॉर्मेंस थी, लेकिन आप अगर आप 29 आउट ऑफ 43 आपकी परफॉर्मेंस रहती है तो परसेंटेज जो है विनेबिलिटी का वो घटता है। ये क्या बता रहा है सर आपको? मतलब थोड़ा, क्योंकि आप तो बहुत जोश के साथ रहते हैं हमेशा, जोश के साथ। अंजना जी, ये जो सारा फिगर आप एग्जिट पोल का बता रहे हैं, आपने स्वयं इस एग्जिट पोल के सर्वे को बताते हुए आपने कहा था कि ये अनुमान है, और मेरा भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में जो है वो 35 के करीब हम सीटें जीतेंगे। बहुत शानदार ये सारा चुनावी अभियान हमारा जम्मू रीजन में चला है। न केवल जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही गढ़ माना जाता है, बल्कि किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी और पुंछ, इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जो जनसभाएं चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हुई, उनमें जो अपार जनता का समर्थन हमें मिला, और उसके अलावा जो मोदी साहब की सरकार ने पिछले 10 साल में काम किए हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं आई, जो डेवलपमेंट हुई, और सबसे बड़ी बात अंजना जी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब की जम्मू कश्मीर को देन है, वो है अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा। आप स्वयं ढल झील के किनारे बैठ के पंचायत आज तक आपने की थी, उस खुशनुमा माहौल में, उस खुशहाली के मंजर को सारी दुनिया ने देखा, और स्वयं सारी दुनिया इस बात को मानती है कि मोदी साहब के प्रयास के चलते, जो 10 साल में उन्होंने प्रयास किए, जो दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां मोदी साहब ने कम की, उसी का नतीजा है कि आज एक खुशहाल जम्मू कश्मीर सबको नजर आ रहा है। और मुझे विश्वास है ये खुशहाल जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार
भारतीय जनता पार्टी की होगी। और आप सीएम बनेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए आपकी सरकार बन रही है, आपका सीट का नंबर्स क्या है? जल्दी से एक छोटा सा आकलन मुझे दे दीजिए रैना साहब। अगर ये 29-30 आपके आ भी जाते हैं, बाकी के 16 कहां से आएंगे? अंजना जी, मेरा मानना है कि ये जो आप 27 से 31 सीट आज तक के सर्वे में आ रही हैं, मैं पूरा सम्मान करता हूं आपके चैनल का पूरी विश्वसनीयता के साथ, लेकिन मेरा मानना है कि जैसा आपने स्वयं कहा, ये अनुमान है, ये 31 से आंकड़ा बढ़कर 35 तक जाने की मुझे उम्मीद है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 10 से 15 के बीच में इंडिपेंडेंट और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स के उम्मीदवार जीत कर आएंगे और हम सब मिलकर एक अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र रैना, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सर्वे पर तमाम बातें कहने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। सैयद जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेख उवैस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रख रहे हैं, पीडीपी से शेख नासिर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन एक बार जल्दी से आपको नंबर सी वोटर के बता देते हैं, क्योंकि सी वोटर के सर्वे के मुताबिक स्पष्ट जनादेश के साथ बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार, जिसमें 40 से 48 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बीजेपी को 27 से 32 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य के खाते में सिर्फ 6 से 11। ये 6 से 11 और 6 से 12 पीडीपी का आना, मैं चाहती हूं कि एक रिएक्शन जल्दी से पीडीपी की तरफ से इस पर ले लें, क्योंकि ये नंबर साफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों की अब क्रेडिबिलिटी, शेख नासिर साहब, इतनी घट गई है कि इंडिपेंडेंस जितने लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही पीडीपी का हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिएक्शन आपसे सर इस अनुमान पे। ये जो एग्जिट पोल है, इस पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा हूँ। एग्जिट पोल जो आपका 6 से 12 पीडीपी के दिखा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन 8 तारीख का इंतजार जरूर करेंगे। ये हमारा नंबर इससे कहीं ज्यादा होगा। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 37 सीटों में से 25 जम्मू रीजन में उनके पास थी और आज जम्मू रीजन में 43 सीट्स हैं और आउट ऑफ 43 ये 27 पर सिमट गए एज पर एग्जिट पोल। और जहां तक गठबंधन की बात है, जो एनसी कांग्रेस का गठबंधन है, हमें नहीं लगता किसी भी तरह से वो 40 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। और ये भी बात आप नोट कर लीजिए, 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद दोबारा आपसे बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार पीडीपी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पीडीपी पर वार किए, हमारे बड़े नेता, बहुत सारे नेता उस वक्त सिटिंग मोर देन 20 एमएलए पार्टी छोड़ गए, जिन्हें तरह तरह के दबाव डाले गए, प्रेशर डाला गया, उन्हें पार्टी से निकाला गया। और उसके बाद नए सिरे से पार्टी को दोबारा से, हमारी पार्टी की सदर और पार्टी के जितने भी लीडर्स है, उन्होंने नए सिरे से पार्टी को दोबारा बनाया। वो स्ट्रगल रही पीडीपी के साथ, क्योंकि 2019 के बाद जहां जम्मू कश्मीर की शनाख्त छीनी गई, वहीं साथ ही साथ सबसे बड़ा हमला पीडीपी पर हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर पीडीपी आज अपनी एग्जिस्टेंस जम्मू कश्मीर में अच्छे नंबर से दिखा रही, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये कोई मानना है कि हमारी क्रेडिबिलिटी में फर्क आ गया। लोग आज भी पीडीपी के साथ हैं और लोगों ने इस बार भी पीडीपी को मौका दिया है और जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार पीडीपी के बगैर बनने वाली नहीं है। ठीक है, पीडीपी को किंग मेकर, सीएम मेकर के तौर पर वो बता रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हुए, रागी जी आप बोलना चाह रहे थे, जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद हम टफ फाइट मुझे नहीं लगता है, यदि कई चीजें कंडीशंस पर निर्भर करती है। हाँ, यदि एनसी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उनको यदि 43-44 सीटें आ जाती है या 40 सीटें भी आ जाती है, तो इंडिपेंडेंट के साथ वो ज्यादा जाना पसंद करेंगे बनिस्बत की पीडीपी के साथ जाना पसंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यदि 32 से 35 से 40 सीटें तक आ जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो घाटी के इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट के साथ जाकर के सरकार बना सकती है। ये मैं संभावनाओं का दौर, मुझे संभावनाओं के बारे में ये हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि अभी की सीटें जो दिख रही है, यदि यही रहती है, तो इसका मतलब है कि हिंदू मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में उतना वोट नहीं किया, कंसोलिडेशन वोटों का नहीं हुआ। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन घाटी में होता था, हालांकि आंकड़े इस बार बता रहे हैं कि वो उस प्रकार से पोलराइजेशन नहीं हुआ है। इसका नतीजा ये है कि जितना सीटें उनको मिलनी चाहिए थी एनसी को,
जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं वो मुझे लगता है कि सच्चाई के करीब नहीं है। ठीक है, अब सैयद जफर इस्लाम साहब एक कमेंट मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कांटे की टक्कर जिन सीटों पर है वो दिखाते हैं, क्योंकि देखिए इसी से तय होता है। कांटे की टक्कर वाली सीटों पर अक्सर ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन किस तरफ जाएगा, मामला किस तरफ, किसी तरफ एक तरफ स्वे कर सकता है, स्विंग कर सकता है। इसीलिए वो भी हम आपको सच्चाई से दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर कांटे की टक्कर जिन सीटों पर रही है आप देखें तो कुल 18 ऐसी सीटें हैं, कुल 18 ऐसी सीटें हैं जिसमें एनसी प्लस की 10 सीटें, बीजेपी के फेवर में जाने वाली 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांटे की टक्कर है, वो इधर से उधर जा सकती है। पीडीपी 4 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है, और अन्य के लिए 1 सीट है जहां पर कांटे की टक्कर है। अक्सर आप जाते होंगे कई जगहों पर, जब चुनाव है लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं यहाँ कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर क्या होता है? क्योंकि आप कितना भी 20,000 40,000 लोगों में बात करें, एक क्लियर आपको तस्वीर नहीं दिखती, आपको बटा हुआ लोगों का दिखती है मत, उनकी राय अलग है। कुछ लोगों के बीच में आप जाएंगे वो एनसी के गुणगान करेंगे, उतनी ही जोर शोर से कुछ बीजेपी की करेंगे। तो जो एनसी के पक्ष में सीटें गई हैं उनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। अब एनसी के पक्ष में इनमें से जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं उनमें से एनसी के पक्ष में जो है वो हम आपको बता रहे हैं, अगर वो चली जाती हैं तो एनसी पहुंच जाएगी 48, एनसी प्लस पहुंच जाएगा 48 से 56 तक। अगर वो 10 सीटें जो एनसी के पक्ष में थी, कांटे की टक्कर जहां पर है, अगर वो उनके पक्ष में वाकई चली जाती है तो 48 से 56 पर चला जाएगा एनसी प्लस, बीजेपी 24 से 29 पर, और पीडीपी मतलब वो वहीं पे रह जाएंगे 2 से 8 पर, और अन्य को 5 से 10 सीटें आएंगी। लेकिन अब हम आपको अगला दिखा देते हैं जिसमें अगर यही जो एनसी प्लस के खिलाफ चला जाता है तब स्थिति क्या होगी, तब मामला अटक सकता है। जो कांटे की हमने आपको सीट्स दिखाई थी, अब अगर वो एनसी प्लस के खिलाफ चली जाती है तब 30 से 38 पर वो अटक सकते हैं। बीजेपी 30 से 35 पर पहुंच सकती है, माफ कीजिएगा, जो रायना साहब कह रहे थे, जो रविंद्र रैना जी कह रहे थे। और वही पीडीपी को अगर आप देखिए तो 12 से 18 सीटें उनकी भी फिर आ जाएंगी, और 7 से 12 पर अन्य पहुंच जाएंगे। अगर अब आप फिर से समझिए इसको, पूरे ग्राफिक्स को शुरू से दिखाइए, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर रहती है, जहां पर सर्वे में एकदम क्लियर तरीके से बोल पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसी 10 सीटें एनसी प्लस की हैं, बीजेपी की 3 सीटें हैं, पीडीपी की 4 हैं। अगर देखिए, अगर ये एनसी प्लस के पक्ष में चला जाता है, ये जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, अब यशवंत देशमुख जी भी सी वोटर का सर्वे करने वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में कुछ देर में, कुछ ही क्षणों में आप उनको टीवी पर देख लेंगे साक्षात, उनसे भी पूछेंगे कैसे कैसे उन्होंने किया। लेकिन अगर ये एनसी प्लस के पक्ष में चला गया 48 to 56, मतलब फिर आप कह सकते हैं एकदम एक तरफा प्रचंड जनादेश, हाँ, फिर किसी की जरूरत नहीं है, प्रचंड 46 नंबर है जिसमें आपको सरकार में बना सकते हैं, तब आप 48 से 56 पहुंच गए। लेकिन बीजेपी सिमट जाएगी, वो पहुंच जाएगी 24 से 29 पे, पीडीपी 2 से 8 पे, अन्य 5 से 10 पे। लेकिन यही अगर एनसी प्लस के खिलाफ चला जाता है, जल्दी से दिखा दीजिए, तब बीजेपी को फायदा होगा, वो 30 से 35 पर पहुंच जाते हैं, और वही पीडीपी फिर सिमट जाती है 38 तक में। तो फिर ये हंग वाला मामला आ जाएगा एकदम, 30 से 38, 30 से 35, 12 से 18, जोड़ तोड़ शुरू होगी, फिर जोड़ तोड़। फिर ऐसे में देखिए निर्णायक हो सकता है कि क्या बीजेपी अन्य के साथ बना लेगी, या फिर उनको पीडीपी का साथ चाहिए होगा, पीडीपी के साथ फिर वो करेंगे। और अगर ऐसा महबूबा मुफ्ती करती है, आमतौर पर ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, तब शुरू होगा, तो फिर वो कैसे होगा, ये आपका कहना है? नहीं, तो मीडिया में और जगह कहा जाता है एनसी प्लस नहीं करेंगे। नहीं, अगर एनसी प्लस वो भी अन्य के साथ है कांटेक्ट में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जरूर। लेकिन देखिए, फारूक अब्दुल्ला बहुत पुराने राजनीतिक पार्टी जो है वो पंजाब में की, उसको क्या कहेंगे, कौन लोटस कहेंगे, उसको ऑपरेशन झाड़ू कर दीजिए, उसमें नहीं, दारू पार्टी क्या बोलेंगे उसको, आप ऑपरेशन झाड़ू कांग्रेस पार्टी जो है, अगर कांग्रेस करती है तो ऑपरेशन हाथ कह दीजिए। आप लोगों के आप नहीं कह सकते, मैं सबके लिए कह सकता हूँ। आप लोगों का ये जो स्नेह एक दूसरे के लिए जो बढ़ता रहता है ना बीच बीच में, आज 6 बजे से उसका कुछ ज्यादा ही डोज मुझे मिल रहा है। तो आप लोग प्लीज अपनी अपनी बात कहिए, सामने टीवी में देख के नौबत ऐसी ना आए। सर जल्दी से चलते हैं जफर इस्लाम साहब के पास। जफर साहब, मामला तो अटकता दिख रहा है, और यहाँ पर अभी तक देखिए कांटे की टक्कर की सीट तो हमने दिखाई है, लेकिन एक मैंडेट क्लैरिटी के साथ एनसी और कांग्रेस के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अगर जम्मू इलाके में 43 सीटें होने के बावजूद
आप 40 के आंकड़ा या 35 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपसे क्या कह रहा है ये सर्वे? देखिए अंजना जी, आप सही कह रही हैं कि वहां पर जो फाइट है वो एनसी कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा 8 तारीख को जब पूरे तौर से रिजल्ट आएगा, इसलिए कि जम्मू रीजन में हम बिल्कुल स्वीप करेंगे। जम्मू रीजन में तो स्वीप करेंगे, साथ साथ कम से कम जो है 11-12 जो रविंद्र रायना जी ने भी इसका जिक्र किया, जो हमारे लिए वैली से भी हमारे या तो समर्थक होंगे या सपोर्टेड होंगे या लाइक माइंडेड होंगे या उनसे कोई ना कोई हमारा रिश्ता है, उस वजह से वो हमारे साथ खड़े होंगे। मिनिमम जो हमें अनुमान है, जो हम लोगों का अनुमान है कि 47 सीट तो हमारी होगी जो, और हम सरकार बनाने में की स्थिति में रहेंगे। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 47 से कम नहीं होगा। वो 47 उसका जो ब्रेकअप है वो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्लस जो है हमारे लाइक माइंडेड और सपोर्टेड जो कैंडिडेट है, जिसकी हमें सूची है और हमको लगता है कि उसमें से मिनिमम वैली से 12 लोग हमारे साथ होंगे। तो अभी 12 लोग। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। अब हमारे साथ यशवंत देशमुख जी जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार, क्योंकि कुछ ही देर में अब हरियाणा के नंबर्स आपके सामने हम रखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वोट परसेंटेज हरियाणा का, सीट्स हरियाणा का, किसकी बन रही है सरकार। देखिए 2 बार का मैंडेट हरियाणा में हुड्डा साहब को दिया था, पहले हरियाणा की जनता ने, फिर बीजेपी को दिया, 2 बार बीजेपी को दिया, तीसरी बार क्या बाजी पलटेगी या बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिलेगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के नंबर्स अब से कुछ ही देर में हम दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ओवरऑल टेक, ये सी वोटर का सर्वे जम्मू कश्मीर पे क्या कह रहा है, और ये जो कांटे की टक्कर वाली सीटें आप दिखा रहे हैं यशवंत जी, वो क्या डिसाइसिव हो सकती है? देखिए डिसाइसिव तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उससे एक बात तय होगी कि किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल रही कि नहीं मिल रही, एक बात तो ये। लेकिन एक जम्मू कश्मीर भारत का सबसे अलहदा, सबसे विशेष राज्य है, ये हमें मानना चाहिए। एक राज्य नहीं है, दरअसल ये 2 राज्य हैं, इसको ये भी मानना चाहिए। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है अंजना, वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वैली की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो बीजेपी जम्मू की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अब इसमें दुर्भाग्य यह है कि सारे आकलन, सारी कवायद, अभी मैं जब इंडिया टुडे में उधर बैठा था तो भी इसी बात पे हो रहा था कि अगर 2 सीट 10 सीट कम पड़ गई तो पीडीपी आ जाएगी, राशिद साहब की पार्टी आ जाएगी, बाकी लोग आ जाएंगे, बीजेपी के साथ में कौन आएगा या नहीं आएगा। सवाल यहाँ पे यह है कि आप सरकार किसी राज्य की बना रहे हैं या केवल एक क्षेत्र की बना रहे हैं। दुर्भाग्य जम्मू कश्मीर का यह है कि जिस तरीके के मैंडेट्स में हमेशा ही आते रहेंगे, उसमें हमेशा ही एक क्षेत्र विशेष की ही सरकार बनेगी और दूसरे क्षेत्र विशेष को उस सरकार में किसी भी तरीके की का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी समय पे जाकर जिस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा कोसा गया, जिस एक्सपेरिमेंट के चलते पीडीपी ध्वस्त हो गई आज जब वैली में, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को इतना परिपक्व होना पड़ेगा कि 2 ध्रुव पे खड़ी हुए लोगों को, जिनको जम्मू में और वैली में दोनों में जनादेश मिल रहा है, उन्हें साथ में आना ही पड़ेगा अगर जम्मू कश्मीर को अच्छी सरकार, अच्छा शासन, अच्छा गवर्नेंस मिलना है। मतलब आप कह रहे हैं घोड़ा घास से दोस्ती करे। अब घोड़ा घास से दोस्ती करी थी ना 14 में, महबूबा जी अभी तक उभर नहीं पाई है। यही मैं कह रहा हूँ कि जिसने दोस्ती की वो हार रहा है बुरी तरह से। हाँ, और उनका सफाया हो गया है, मतलब सफाया हो गया, और इस वजह से एनसी को एक क्लियर बिल्कुल, लेकिन फिर वो इकलौता बचते हैं ना। वो परिपक्वता आएगी कितने समय में, कितने सालों में, ये रातों रात आएगी मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आज अगर एनसी को बहुमत मिलेगा, एनसी सरकार बनाएगी, तो उसमें जम्मू के जनादेश की कोई भूमिका नहीं होगी। हाँ। या अगर आज बीजेपी सरकार बनाएगी तो उसमें वैली के, कश्मीर के जनादेश की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर जो बीजेपी के साथ में कश्मीर की छोटी पार्टियां भी जाएंगी, वो दरअसल अपने जनादेश का भी अपमान करके ही जाएंगी। उनको बीजेपी के खिलाफ ही जनादेश वैली में मिल रहा है। यही, इसी में एक सेकंड बस एक सवाल है इनसे। ये जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है, आवामी इत्तेहाद पार्टी, इन्होंने लगभग 34 कैंडिडेट उतारे थे, उसके बारे में हमारे पास कुछ है क्या जानकारी कि उनकी पार्टी के कितने लोग? देखिए उनकी पार्टी इस समय कुल जमा 5 या 6 जगहों पे एक्चुअल अच्छे कंटेस्ट में है। 6 जगहों? हाँ, और उसमें से 2 जगहों पे जीतने की स्थिति में हमारे आंकड़ों में दिखाई दे रही है। दूसरे शब्दों में बोले अंजना, तो जितनी भी छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, समहाउ उनके बारे में एक नैरेटिव वैली में अच्छा खासा चला कि ये बीजेपी की पार्टियां हैं
और इस नाते उनको उस तरीके की सफलता मिलती हुई क्या नहीं दिख अवामी रही है। इत्तेहाद पार्टी को भी इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? जिसे आप नैरेटिव कह रहे हैं उसे कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने समर्थन दिया है इन पार्टियों को। जी बिल्कुल। अभी यहीं पर इसी पर आशुतोष जी और रागी जी के बीच में थोड़ा सा नहीं, ये बात नैरेटिव में कम से कम कश्मीर की जनता, वैली की जनता के बीच में बहुत ज्यादा फैली हुई है कि ये सारी बीजेपी की प्रॉप की हुई। लेकिन बावजूद इसके अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर राशिद को लोग खूब सुन रहे थे, जिन्होंने 2 लाख के मार्जिन से बारामूला में उमर अब्दुल्ला को लोकसभा में हराया। उनको लेकर एक अजीब सी फैन फॉलोइंग कश्मीर में, फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त रही है, इसीलिए वो लोकसभा चुनाव जीते हैं, क्योंकि एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को वो सामने रखते हैं, बताते हैं। लेकिन उनका जेल से छूटना, उसको कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसे प्रचार में किया कि बिना बीजेपी के साथ में मिली भगत की ये जेल से बाहर आकर के प्रचार नहीं करते, और अगर आप एंटी बीजेपी वोट को डाइवर्ट होने देंगे या स्प्लिट होने देंगे तो इससे बीजेपी को फायदा। बिल्कुल, इंडिपेंडेंस के होने से जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा होता है। आशुतोष जी, आप इस पर रिमार्क बोलना चाहते हैं? मैं यशवंत की इस बात से सहमत नहीं हूं जब वो कहते हैं कि किसी एक क्षेत्र की सरकार वहां पे होगी। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो 38% जम्मू के इलाके में है। सीटें जरूर उनको 11 से 15 मिल रही हैं, तो अगर जिस पार्टी को 38.5% वोट अगर जम्मू के इलाके में मिल रहा है, 44-45% के आसपास वोट अगर वैली में मिल रहा है, अगर वो सरकार बनाते हैं तो माना जाएगा कि दोनों क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन है। सीटें जरूर कम है। एक चीज की जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को जो खुद शायद वो लोग नहीं समझते हैं कि जब आप ओपनली कहने लगते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कायदे से भारतीय जनता पार्टी को सारी की सारी 46 सीटों पर लड़ना चाहिए था, और पीछे से अगर वो सपोर्ट करते इंडिपेंडेंट्स को या जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को तो शायद ज्यादा फायदा होता उनको। आज की तारीख में जिस राशिद इंजीनियर की पॉलिटिक्स खड़ी हो रही थी, वो पॉलिटिक्स अब अगले चुनाव तक खत्म हो गई उनकी तरीके से। अगर आप आशुतोष, जम्मू के मैंडेट में केवल आपसे मुझे मतलब इसमें मतभेद नहीं है, केवल जो थोड़ा भिन्न मेरा टेक है वो ये कि 75 साल में सिवाय एक मौके पे जब कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाया, 75 साल में जम्मू का एक भी व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। और अगर मैं इसको सीधे सीधे कम्युनल एंगल की बात करूं, आज भी एक हिंदू जम्मू कश्मीर प्रांत का मुख्यमंत्री बनने का पॉलिटिकल इक्वेशन नहीं उठा सकता। ये वहां की राजनीतिक हकीकत है। इसलिए उसको मैं समझना चाहता हूँ। बेहतर सीएम कौन बताने का वक्त आ गया है, तो जल्दी से एक बार चेहरा दिखा देते हैं, क्योंकि 2 मिनट का टाइम सिर्फ बचा है, जिसके बाद हम लोग हरियाणा का रुख करने वाले हैं। इसलिए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। उमर अब्दुल्ला 39%, लोग कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बेहतर सीएम बनेंगे। 12% रविंद्र रैना के लिए, तीसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती 9% है उनके साथ भी, और गुलाम नबी आजाद 5%। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई कांग्रेस पार्टी छोड़कर, लेकिन लगता नहीं है कि वो कुछ भी कमाल कर पाए। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि वो कांग्रेस की एनसी के वोट्स वहां पर काटेंगे, लेकिन वो इसमें भी बहुत कामयाब नहीं हो रहे। अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये तस्वीर साफ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, लेकिन अगर बीजेपी कांटे की टक्कर वाली सीटों पर बाजी मार ले जाती है तो वो एक हंग विधानसभा वाली सूरत पैदा कर देगी, और फिर जो वो उनका दावा है कि कश्मीर के इलाके में 10 ऐसे इंडिपेंडेंस है जो उनके साथ आने को तैयार है, तो ऐसी नौबत सूरत बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऐसा कर सकता है। अगर महबूबा मुफ्ती उनके साथ चली जाती हैं तो उनकी आराम से सरकार बन जाएगी। तो कांटे की टक्कर वाली सीटें ही डिसाइड करेंगी। लेकिन ओवरऑल सी वोटर का ये सर्वे साफ इशारा कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है जम्मू कश्मीर में। अनुमानों के मुताबिक सरकार बने रही हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो बात हरियाणा की होगी। हरियाणा जिस पर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सबसे ज्यादा नजर है। कांग्रेस जिसने जवान किसान पहलवान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर, और बीजेपी कह रही है बिना खर्ची बिना पर्ची वाली हम सरकार चलाए हैं, भ्रष्टाचार हटाया है। हम फिर से आएंगे।